Hello everyone, this side Ashish. Hope you are doing well and attended my last training video over the IATF 16949 2016 version in which we covered initial 7 clauses, the part 1 to 6 clauses, and in the part 2 we covered the seventh clause of the standard. Today we are going to start the third part of this training over IATF 16949, and we are going to cover the clause 8, that is basically operation, and it is very large part of the standard and most largest uh, clause in this IATF 16949. So please continue with me, and it is very valuable for your professional career as well as for your company. So let's start this training video as part 3 of ongoing series over IATF 16949 training sessions by the Edison Quality Registrar. So my PPT is visible to you. This is the clause 8. The title of the clause is operation, and first sub clause of the operation clause is operational planning and control. सो अभी तक हमने जो जीएन डिस्कस किए हैं, हमने इंट्रोडक्शन समझा जिसमें स्कोप था, जनरल अंडरस्टैंडिंग थी स्टैंडर्ड की, बेनिफिट्स की बात थी, एम्स की बात थी, अप्रोच की बात थी, और उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को समझा, ऑर्गेनाइजेशन की किस कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल होती है जो हमारी डिसीजन मेकिंग और कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन करने के लिए डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने लीडरशिप को समझा कि लीडरशिप का रोल क्या है, लीडरशिप कैसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जब भी हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो लीडरशिप का कैसे इम्पोर्टेंस निकल के आता है। फिर उसके बाद हमने प्लानिंग की बात करी कि हमें प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी है मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, कैसे प्लानिंग को हमें टेक केयर करना है, किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है, कैसे चीज़ों को प्लान वे में एक्सिक्यूट करना है। फिर हमने लास्ट ट्रेनिंग वीडियो में हमने सपोर्ट क्लॉज देखा, सेवन्थ क्लॉज जो था उसमें किस किस तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, सपोर्टिंग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो हमारी प्लानिंग को सपोर्ट करेगा, लीडरशिप को सपोर्ट करेगा, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करेगा। सो ये अब हम ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो हमने प्लानिंग, लीडरशिप, उसके बाद सपोर्ट की बात कर ली है, उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। अभी हम ऑपरेशन के ऊपर हैं, तो हमें चीज़ों को ऑपरेशन में कैसे लेके जाना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे एक्सिक्यूट करना है ऑपरेशन में, किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारे आउटकम्स क्या होंगे, हमारे कहाँ पे हमें रिव्यू करना है, कहाँ पे हमारे लिए रेड फ्लैग हमें जनरेट करना है, उस पे हमें और चीज़ों को वहाँ बेटर करना है, एज ए इम्प्रूवमेंट लेके जानी है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन क्लॉज के अंदर। ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि क्लॉज बहुत बड़ा है, रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं जैसे कि मैंने बताया अभी तक आपको। सो हम ऑपरेशन पे थे, ऑपरेशन क्लॉज जैसे मैंने बताया 8th क्लॉज है IATF 16949 का। इसका पहला सब क्लॉज है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें जो फर्स्ट रेफरेंस हमें मिलता है यहाँ पे भी ISO 9000 2015 का है। फिर इसके बाद सेकंड ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर जो सेकंड सब क्लॉज है वो है सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी हुई है, जिसमें मैंने कीवर्ड्स लिए हैं प्रोडक्ट रियलाइजेशन का,
customer product requirements, technical specification, logistics requirements, manufacturing feasibility, project planning, accept criteria, monitoring resources, confidentiality, contracted products and under development। तो ये सारे मैंने कीवर्ड्स लिए हैं ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड से। अब मैं वन बाय वन इसकी रिक्वायरमेंट्स को आपको ब्रीफ करता हूँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से। ऑपरेशन के अंदर जो ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पहला सब क्लॉज है 8.1, उसमें हमारा जो रेफरेंस है वो ISO 9001 2015 का है। जो 8.1 क्लॉज है 9001 का वो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है उसकी रिक्वायरमेंट को IATF 16949 में। वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे अप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो आपको उसकी जानकारी होगी मेरी अर्लियर ट्रेनिंग वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू IATF 16949। तो वो सेम यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है उसकी नॉलेज को और चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। फिर 8.1.1 में सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी हुई है जिसमें प्रोडक्ट रियलाइजेशन की बात करता है कि जब आप प्लान करोगे प्रोडक्ट रियलाइजेशन को तो कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। प्रोडक्ट रियलाइजेशन मैंने टर्म्स एंड डेफिनेशन में जो इनिशियल क्लॉजेस थे इसी ट्रेनिंग वीडियो में IATF 16949 के उसमें डिफाइन किया था प्रोडक्ट रियलाइजेशन क्या होता है। मैं यहाँ एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि आप जब चीज़ों को प्लान करते हो, प्लानिंग के थ्रू एक्सक्यूट करते हो और उसको एक्सक्यूशन में उसकी मॉनिटरिंग और मेजरिंग करते हुए किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, तो ये जो थ्रू आउट एक प्रोसेस बनता है उसको हम प्रोडक्ट रियलाइजेशन बोलते हैं कि हमें एक रिक्वायरमेंट पता थी विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस और उसको हमने उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डेवलप किया, उसके प्रोसीजर डेवलप किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए और उनको मॉनिटरिंग और मेजरिंग करते हुए हमने एक प्रोडक्ट को बनाया। तो इस ये जो जर्नी होती है इसको प्रोडक्ट रियलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हमें प्रोडक्ट रियलाइजेशन के रिस्पेक्ट में कवर करनी है एज अ प्लानिंग वो बताई गई हैं। इसमें जो पहली चीज़ है कि रिक्वायरमेंट्स की बात करता है स्टैंडर्ड कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसिफिकेशंस हैं कस्टमर की उनको आपको जान लेना है अच्छी तरीके से प्रोडक्ट रियलाइजेशन के लिए। सेकंड है लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको अच्छे तरीके से आपको जान लेना है, समझ लेना है। उसके बाद इन रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी कैसी है आपकी, जैसे हमने अभी सपोर्ट क्लॉज में मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी की बात की थी, कैपेबिलिटी की बात करी थी, तो उसको समझ लेना है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है। फिर है फोर्थ जो है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारी क्या रहेगी उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। और फिर लास्ट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और जो हम मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करेंगे उसमें हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पर्टिकुलर पॉइंट वाइज, स्टेजेस वाइज, फंक्शन वाइज, एक्टिविटी वाइज, डिफरेंट प्रोसेस के इंटरेक्शन वाइज क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा उसको अच्छे तरीके से हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। तभी हमारा प्रोडक्ट रियलाइजेशन की जो प्लानिंग है वो एक सेटिस्फैक्ट्री मानी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट प्लानिंग की अभी मैंने बात की इसमें ISO 9000 का रेफरेंस देता है स्टैंडर्ड 8.3.2 क्लॉज का कि उसको आपको फॉलो करना है प्रोजेक्ट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो 9000 की ट्रेनिंग में मैंने ब्रीफ किया हुआ है अच्छे तरीके से, तो उसको आपको यहाँ कंसिडर करना है। इसके साथ ही यहाँ पे स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर क्लॉज पे रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन की बात करता है और 9001 के 8.1 क्लॉज का रेफरेंस देता है कि जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है आइडेंटिफाइड है विथ रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग उसको आपको अवेलेबल कराना है आइडेंटिफाई करके। और वो मतलब
जो उसका परफॉर्मेंस लेवल हो, एक्सेप्टेंस लेवल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इक्विपमेंट का, वो आपको एश्योर करना है कि वो मतलब ओके कंडीशन में हो या फिर वो सही रिजल्ट्स दे, ये भी आपको इंश्योर करना है। वो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, किसी मतलब आप वेरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हो, वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हो, मॉनिटरिंग में यूज़ कर सकते हो, इंस्पेक्शन में यूज़ कर सकते हो, और या फिर टेस्ट एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हो। तो उसको आपको इंश्योर करना है कि जो रिसोर्स हो वो जेन्युइन हो, क्रेडिबल हो, जिससे आप उसका फर्दर प्रोडक्ट रियलाइजेशन के अंदर यूज़ कर सको। ठीक है। और इसके अलावा मैंने 5 आपको पॉइंट बताए जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन में आपको इंक्लूड करनी है। पहली रिक्वायरमेंट्स की बात है, स्पेसिफिकेशन की बात है। सेकंड है जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट की बात है। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी की बात है। फोर्थ है प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात है। फिफ्थ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी है अपने ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की तरह, जो भी 9001 में दी हुई है क्लॉज रिक्वायरमेंट उसके एडिशनली। अब सेकंड जो इसमें 8.1.2 क्लॉज है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है वहाँ पे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक सप्लाई चेन में वर्क कर रहे हो। ठीक है। आपका कस्टमर आपको हो सकता है डिज़ाइन दे रहा हो। ठीक है। इसके ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर कोई बड़ा ब्रांड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी वर्ल्ड की जो ड्यू टू सम लॉस उनको स्विच करना पड़े अपने बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, या फिर ओवरऑल जो बिजनेस का नाम था उसको उनको सेल करना पड़ा दूसरी कंपनीज आज की डेट में चाइना में अ, जाके उसको यूज़ करके मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ऑटोमोटिव की। तो उस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो इसमें फर्स्ट चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में कि जो कस्टमर की कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स जो भी हैं आपके, उसके रिस्पेक्ट में आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ध्यान रखना है। जो भी प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट हैं, प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट हैं, व्हीकल अंडर डेवलपमेंट्स हैं, इंजन अंडर डेवलपमेंट है, पार्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं, उसकी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। स्पेसिफिकली यहाँ पे इसीलिए ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि जब आप ऑपरेशन प्लानिंग या कंट्रोल में जाओगे, मतलब जब वर्क को एक्सिक्यूट करोगे, तब आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसलिए यहाँ पे ये क्लॉज ऐड किया हुआ है सब क्लॉज ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्लॉज है ऑपरेशन के अंदर सब क्लॉज, वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें फर्स्ट सब क्लॉज है इसका कस्टमर कम्युनिकेशंस। ISO 9001 2015 का यहाँ पे रेफरेंस है। फिर साथ ही साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी है, रिटन, वर्बल, एग्रीड, कंप्यूटर लैंग्वेज। सेकंड सब क्लॉज है इसमें डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो है ISO 9001 2015, सप्लीमेंटल, रिसाइकलिंग, इन्वायरमेंटल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, कंप्लायंस। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ पहले, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात हो रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड, तो जिस तरह के भी रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। क्या चीज़ें रिलेट हो सकती हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं, और स्टैंडर्ड उसके बारे में बताता है हमें, और क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है उनके बारे में हमें गाइड करता है, एडवाइस करता है। तो 8.2 क्लॉज है अपना ये, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
जो 8.2.1 है कस्टमर कम्युनिकेशन, इसमें क्लियरली जो ISO 9001 है 2015 की रिक्वायरमेंट्स का रेफरेंस देता है स्टैंडर्ड IATF 16949, उनको हमें फॉलो करना है, ऐड करना है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है अपनी ऑटोमोटिव क्वालिटी सिस्टम में। आगे उसके सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है कस्टमर कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में भी इस स्टैंडर्ड में, जिसमें पहली चीज़ें बात करता है स्टैंडर्ड की, जो लैंग्वेज होगी उसका हमें खास ध्यान रखना है। जब भी हम कस्टमर से कम्युनिकेट करें, चाहे वो रिटर्न हो वर्बल हो, वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें हमें हमारी एग्री हुई थी कस्टमर के साथ जब हम कम्युनिकेशन के टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, किस लैंग्वेज में हमें कम्युनिकेट करना था और उसका फॉर्म क्या था, रिटर्न था वर्बल था, और रिटर्न और वर्बल में भी किसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे थे या उनका लेवल कैसे डिसाइड स्टेजेस कैसे डिफाइन था, पहले हम वर्बल कम्युनिकेट करेंगे क्या रिटर्न कम्युनिकेट करेंगे, तो फर्स्ट कौन सी कम्युनिकेशन होंगी, उसके फॉलोअप्स कैसे होंगे इम्पोर्टेंस के बेसिस पे कम्युनिकेशन के। तो ये हमारे पास हमें खास ध्यान रखना है कि हमारे पास कम्युनिकेशन के टर्म्स हों जो कि कस्टमर के साथ हमने एग्री किए हों, साथ ही साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी कम्युनिकेट करनी चीज़ें जो भी कम्युनिकेट करनी है चीज़ें इंफॉर्मेशंस, उसमें कोई भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उस इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, तो उस डेटा को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, इसको इंश्योर करना है। ठीक है, वो डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंप्यूटर डिज़ाइन डेटा की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात करता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटा की लैंग्वेजेस हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपकी नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आपका एग्रीमेंट है कस्टमर के साथ वर्क को लेके और उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन का एग्रीड टर्म्स है आपके और आपके कस्टमर के बीच में, तो इसके थ्रू इस पर्टिकुलर क्लॉज में आपको इंश्योर करना है कि हम कम्युनिकेशन की हमारी जो रिक्वायरमेंट हमने एग्री की थी कस्टमर के साथ उसको हम फुलफिल करते हों, चाहे वो हमारी कैपेबिलिटी हो या फिर हमारी वर्किंग हो, उसके थ्रू हम इन चीज़ों को इंश्योर करें। तो ये हमारा कस्टमर कम्युनिकेशन का सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद सेकंड जो है 8.2.2 क्लॉज है कस्टमर कम्युनिकेशन के बाद, इसमें है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें स्पेसिफिकली जो रेफरेंस दिया है स्टैंडर्ड में कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, वो उसको हमें 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे 8.2.2 में उसको एज इट इज़ हमें फॉलो करनी है यहाँ पे और चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। इसके साथ ही साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी है 8.2.2 में 8 IATF 16949 में। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें इंक्लूड करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें रिसाइकलिंग की बात है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिसाइकलिंग कैसे करोगे। रिसाइकलिंग की बात इसलिए है क्योंकि एक कल्चर है मतलब एंड लाइफ साइकिल का, उसको जस्टिफाई करने के लिए एज अ हमने बात की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अभी पिछले वीडियोस में, उसके रिस्पेक्ट में रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो की बात जो यहाँ पे है वो रिलेट करता है डिफरेंट फैक्टर से इन्वायरमेंट के रिसाइकलिंग के, तो उस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और जो ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सप्लीमेंटल वर्ड्स स्टैंडर्ड ने इंक्लूड किए, रिसाइकलिंग, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको एज अ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज देखना है। वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज वर्क करेगी। ठीक है, आप जितनी डेप्थ में इन इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, रिसाइकलिंग, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो आपकी नॉलेज उतनी डीप होगी, उतने आप एज अ क्रेडिबिलिटी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज आपको कंसीडर करना है। ठीक है, इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की जो हमने बात करी, उसमें कुछ चीज़ें एडिशनली स्टैंडर्ड यहाँ पे बोलता है ATF 16949 का, जो हमें ऐड करनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस नॉलेज। उसमें है जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका खास ध्यान रखना है। वो चाहे सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हो, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हो, उनको आपको कंसीडर करना है और ऐड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में विथ रिस्पेक्ट टू डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और आपका किसी भी स्टेज में आप वर्क कर रहे हो सप्लाई चेन में, ऑटोमोटिव के, चाहे आप एक्विजिशन में हो, स्टोरेज में हो, हैंडलिंग में हो, रिसाइकलिंग में हो, एलिमिनेशन में हो, डिस्पोजल ऑफ मटेरियल में हो, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज है आपको इनके रिस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में आपको कंसीडर करनी है, अपने ऊपर अप्लाई करनी है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रॉपर आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आप डील कर सको अ, ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स की, रेगुलेटर्स की। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। अब इसके आगे चलते हैं। आगे जो बात है वो है रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये नेक्स्ट सब क्लॉज है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है ISO 9001:2015 है। इसमें है सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट, जिसमें मैंने कीवर्ड्स लिए हैं एविडेंस एंड बिहेवियर, कस्टमर डेजिग्नेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेजिग्नेटेड अप्रूवल एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, feasibility analysis, validate, benchmarking studies। इसके साथ नेक्स्ट जो है वो ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है, चेंज टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें भी ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो अब हमने डिटरमाइनिंग की बात कर ली, जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। अब हम रिव्यू पे आ रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिलेटेड, उनको हमें रिव्यू कैसे करना है। ये 8.2.3 क्लॉज है ऑपरेशन के अंदर। इसमें फर्स्ट क्लॉज जो है वो उसमें हमें ISO 9001:2015 का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करना है, कंसीडर करना है, इवेल्युएट करना है और इस्टेब्लिश करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। एडिशनली सप्लीमेंट की बात होती है यहाँ पे रिव्यू के रिस्पेक्ट में कि सप्लीमेंट हमारे क्या क्या होंगे, जो 9000 में चीज़ें दी हुई हैं उसके अलग। तो यहाँ पे सबसे पहला बात है कि एविडेंस की बात करता है कि हमारे पास एविडेंस होना चाहिए जो भी हम रिव्यू कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके, और उस एविडेंस में हमारे पास बिहेवियर की यहाँ पे बात होती है कि जो हमारे कस्टमर जो ऑथराइज की हुई, कस्टमर ने एग्री किया हो जो भी रिव्यू के थ्रू रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, उनके बिहेवियर भी आपके पास होने चाहिए एज अ कंपनी। ठीक है, और ये एज अ फॉर्मल मैनर में बात होगी, कहीं पे भी इनफॉर्मल मतलब वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिटर्न मतलब फॉर्म में ही एविडेंस होते हैं सारे। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी तरह से एविडेंस के नहीं कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि जो रिव्यू हो वो फॉर्मल हो और उसके आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो
आप उसको अपने सिस्टम में रिटेन करके रखो। रिटेन की हमने बात करी थी कि रिटेन का पीरियड क्या होता है। लास्ट पार्ट में ट्रेनिंग के हमने ITF 16949 में उस अकॉर्डिंग आपको रिटेन करके रखना है। जो भी कस्टमर ऑथराइज्ड बिहेवियर है, नंबर ऑफ रिव्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका फॉर्मल ऑथराइजेशन है, डिपार्टमेंटल्स इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हैं वो सारे आपको मेंटेन करके रखने हैं। इसके बाद सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट थी। इसके नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है कस्टमर डेजिग्नेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है। तो पीछे हमने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। कस्टमर के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें क्या चीज़ें कंफर्म करनी है और जो इम्पोर्टेंट है करनी। उसमें पहला है डेजिग्नेट करना उस रिक्वायरमेंट को, जो स्पेशल है कैरेक्टरिस्टिक्स है, या उनको डेजिग्नेट कैसे करेंगे, किस लेवल में है वो फुलफिल हुई नहीं हुई, क्या स्टेटस है। अगर फुलफिल हुई हैं जिस भी स्टेज में वो है, उसके ऊपर जो अप्रूवल है कस्टमर का, उसका डॉक्यूमेंटेशन वो हमें कंफर्म करना है कि हमारे पास हो वो अप्रूवल। साथ ही साथ कैसे हम कंट्रोल करेंगे उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को फर्दर, वो हमें कंप्लाई करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरनली कंफर्म करना है, आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आपको कस्टमर को भी कम्युनिकेट करना है, साथ साथ वो भी उसको रिव्यू करेगा, और आपके पास अप्रूवल रिकॉर्ड्स होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। तो ये हमें ITF 16949 की रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी है। नेक्स्ट जो बात है रिव्यू के अंदर ही, वो है ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी की बात है यहाँ पे। तो हमने फिजिबिलिटी की बात की थी अभी लास्ट क्लॉज में, जो कि सपोर्ट की बात थी। तो मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी में हमने बात की थी लीन प्रिंसिपल्स की, लीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है फिजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से यहाँ इस पर्टिकुलर क्लॉज में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात स्टैंडर्ड करता है कि आपको यूटिलाइज करना है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी के लिए, जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर सको और डिटरमाइन कर सको फिजिबिलिटी को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं और उनकी कैपेबिलिटी है कंसिस्टेंसी को लेके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग की कैपेसिटी है कस्टमर के जो दी हुई है वो भी आपको मीट करनी है उस मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी में। तो इसका भी आपको ख्याल ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको फिजिबिलिटी एनालिसिस एक रन करनी है, जिसके थ्रू आप इंश्योर करोगे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंसिस्टेंसी एंड इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और ये जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है वो जब भी नया कोई प्रोडक्ट आप बनाने जाओगे या फिर कोई चेंज आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन में, तब भी इसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पे आपको रखनी है और फिजिबिलिटी एनालिसिस करनी है विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका ख्याल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी की 8.2.3.1.3 में। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड वैलिडेशन की बात करता है। जिस वैलिडेशन हम कब करते हैं, वैलिडेशन हम तब कर सकते हैं जब हम प्रोडक्शन को रन करें, ठीक है, और हमारे पास बेंचमार्किंग स्टडीज़ हों जिसके थ्रू हम चीज़ों को कंपेयर कर सकें कि बेंचमार्किंग के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्शन रन करें कि जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आए वो प्रोडक्ट में भी हमें मिलता है, प्रोसेसेस में मिलता है, उसकी मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के थ्रू वहाँ से हम इंश्योर करेंगे वैलिडेशन को।
जिससे हमारा फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी है वो कंफर्म होता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। जो भी हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस की है, जो चीज़ें हमने कंसीडर की थी, वो हमें सही मिल रही है थ्रू वैलिडेशन। और वैलिडेशन के थ्रू पहले हम वेरीफाई भी करेंगे जब हम प्रोडक्शन को रन करेंगे, इन बिटवीन होंगे, प्रोडक्शन के इनिशियल स्टेजेस में होंगे। और जब हमारा प्रोडक्शन की साइकिल कंप्लीट होगी तो हमारा जो वैलिडेशन है वो कंप्लीट होगा। और इस तरह से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन रन करता है। तो ये चीज़ें हैं जो करनी है आपको जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी के लिए ऑपरेशंस में आओगे और वर्क करोगे सपोर्ट प्लानिंग के बाद, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोडक्शन रन्स की बात हो रही है वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में। तो हमें कंसीडर ये भी करना है कि जो रिक्वायर्ड रेट है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन है, वो मैच करें। और जो एबिलिटी है उसको हम जस्टिफाई करें, सस्टेन करें, ठीक है। तभी वैलिडेशन हमारा सही माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे एज अ आउटकम विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी हमारे निकल के आएंगे इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टैंडर्ड एक रिक्वायरमेंट देता है ऑनरेशन को करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है, सब क्लॉज 8.2.3.2, उसमें ISO 9001:2015 की रिक्वायरमेंट्स का, तो एज इट इज़ वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, उसको यहाँ पे आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें भी जो रिक्वायरमेंट्स है 8.2.4 की 9001:2015 की, वो एज इट इज़ आपको कंसिडर करनी है, अप्लाई करनी है और फॉलो करनी है। तो यहाँ पे 8.2 अपना खत्म होता है, जो अपना क्लॉज है ऑपरेशन के अंदर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट चलते हैं 8.3 पे। 8.3 जो क्लॉज है वो नेक्स्ट पेज पे है। सो 8.3 अपना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें फर्स्ट जो सब क्लॉज है जनरल, उसमें ISO 9001:2015 की रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, एरर प्रिवेंशन, डॉक्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट जनरल के जो सब क्लॉज हैं वो है डिज़ाइन डेवलपमेंट प्लानिंग। इसमें भी 9001:2015 का रेफरेंस है। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है इंश्योर अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, APQP, RGA, DFM, DFA, FMEA, process flow, control plans, SWI, product design skills, competent tools, techniques, identification, digitized mathematically, development of products with embedded software, internally developed software developed assessment, prioritization, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, इंटरनल ऑडिट। तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ। अब हमारा रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई, रिव्यू की बात हो गई। अब हम आ गए हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हमें कैसे करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज का। उनकी यहाँ रिक्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उनकी ट्रेनिंग के थ्रू आपको बताऊंगा मैं कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी रिक्वायरमेंट IATF 16949 आपके ऊपर अप्लाई करने के लिए कहता है, ठीक है। तो ये 8.3 क्लॉज है। 8.3.1 है, इसमें सब क्लॉज जनरल, उसमें ISO 9001:2015 की जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, वो एज इट इज़ आपको फॉलो करनी है, अप्लाई करनी है अपने ऊपर। नेक्स्ट जो है सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की बात है जनरल के सब क्लॉज की तरह। तो यहाँ पे बात है कि
एरर प्रिवेंशन की बात होती है कि जो हमने जनरल में 9000 2015 की जो रिक्वायरमेंट फॉलो करेंगे, उसमें हमें खास ध्यान रखना है कि वो जब रिक्वायरमेंट्स को हम अप्लाई करें, इस्टेब्लिश करें, इंटीग्रेट करें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो हम फोकस्ड हो एरर प्रिवेंशन पे, ना कि डिटेक्शन पे। तो हमारा जो ओवरऑल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है प्रोडक्ट को लेके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके, सर्विसेज को लेके, वो हमारा फोकस्ड होना चाहिए एरर प्रिवेंशन पे, ना कि डिटेक्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है चीज़ करने के लिए। तो इसमें बहुत इसीलिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, लीन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्टाइज की बात कर रहे हैं डिफरेंट। तो हमारा जो यहाँ पे फोकस है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सर्विसेज किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में वो एरर प्रिवेंशन पे है, तो उसका हमें खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जिसके थ्रू हम जिस प्रोसेस को हम फॉलो करके हमारी जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको एग्जीक्यूट करें, उसको ऑपरेट करें, ठीक है। तो ये था हमारा। फिर नेक्स्ट जो हमारा सब क्लॉज है 8.3.2 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग जो है इसमें भी हमें रेफरेंस मिलता है ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स का। ये जो क्लॉज है 8.3.2 के रिस्पेक्ट में, तो ये सेम एज इट इज़ क्लॉज वहाँ से हमें 9001 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फॉलो करना है। हाँ, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहना, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 8.3.2 में वही सेम एक्टिविटीज हमें कंसीडर करनी है। साथ ही साथ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग में इसके सब क्लॉज में सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी हैं IATF 16949 में। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ आगे ट्रेनिंग के माध्यम से। तो सबसे जो ज़रूरी है जब हम प्लानिंग की बात करें, सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि जो भी हमारी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग होगी उसमें हमें इंक्लूड करना है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, आपके सप्लाई चेन में जो भी आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर के को आपको कंसीडर करके ही अपनी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की जो प्रोसीजर्स हैं उसको बनाना है और उसके थ्रू इंश्योर करना है कि उस पे भी जो ओवरऑल हमारा आउटकम निकल के आए वो एरर प्रिवेंशन का हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ स्टैंडर्ड कहता है। फिर अगेन यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करता है कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है जब आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग करें, और इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए और कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के लिए बात कहता है स्टैंडर्ड, जिसमें पहला था हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करता है स्टैंडर्ड। ये एडवांस प्रोडक्शन क्वालिटी प्लानिंग जो है उसके थ्रू आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना है, उसको आपको इस्टेब्लिश करना है APQP को, PDA के RGA जो है उसको इंक्लूड करना है, जिससे जो आपकी प्लानिंग है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए को लेके वो रोबस्ट हो, ठीक है। और हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट गोल है हमारा इस प्लानिंग का एरर प्रिवेंशन का, उसको हम सेटिस्फाई कर पाएँ, जस्टिफाई कर पाएँ। इसके नेक्स्ट जो बात होती है जो हमारे प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिज़ाइन है उसमें हमें DFM और DFA का यूज़ करना है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन फॉर असेंबली, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन में डिस्कस किया था इन डेप्थ।
उन चीज़ों को हमें कंसीडर करते हुए इस डिज़ाइन डेवलपमेंट की प्लानिंग को आगे लेके जाना है। साथ ही साथ रिस्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अवेयर रहना है। उसके लिए एफएमईए की बात है। एफएमईए के हमारे पास प्रोसीजर्स होने चाहिए फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस की, जिससे कि हम रिड्यूस कर सकें पोटेंशियल कोई रिस्क हम इन फ्यूचर देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो एफईएमई होगा, रिस्क एनालिसिस होगा, हमें दो तरह से कंसीडर करना है, एक प्रोडक्ट को लेके, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके। ठीक है। और सर्विसेज भी उसमें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना है। तो हमारा दो पोर्शन है रिस्क एनालिसिस का एफएमईए को यहाँ पे रिलेट करने के लिए। एक प्रोडक्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और including the consideration of all stakeholders। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें एज अ डिज़ाइन डेवलपमेंट प्लानिंग सप्लीमेंट्स। साथ ही साथ नोट में स्टैंडर्ड IATF 16949 एक एग्जांपल देता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। तो उसमें डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग है, क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, परचेजिंग है, सप्लायर है, मेंटेनेंस है। ठीक है। और उसके साथ और कोई रिलेटिव फंक्शन है जो कि अप्रोप्रिएट है यहाँ पे कंसीडर करने के लिए, उनको भी हमको इंक्लूड करना है एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच प्लानिंग टुवर्ड्स द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो ये चीज़ें थी सप्लीमेंटल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर। सप्लीमेंटल के एडिशनली फिर बात आती है यहाँ पे एक नेक्स्ट सब क्लॉज है 8.3.2, इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन स्किल्स की बात है। तो अभी तक जो हमने सारी बात करी, रिक्वायरमेंट की बात करी, रिव्यू की बात करी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करी, सब उसमें सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की बात की, उसमें डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करी। तो हमें ये ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना, आपकी कंपनी को इंश्योर करना है कि जो भी पर्सनल इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके, जो जिनको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर रहे हो, दे रहे हो, उनकी कम्पिटेंसी अप टू द मार्क हो। जो भी उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स अब आ रही हैं, उनकी स्किल्स उस तरह की हो कि वो जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उससे रिलेटेड उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ। ठीक है। इसके साथ ही जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, मेथड्स की भी हमने बात करी, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथड्स थी, डिज़ाइन एक्टिविटी की मेथड्स थी, रिस्क एनालिसिस की मेथड्स थी। अ, तो उनके साथ साथ जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं एज अ स्किल्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टूल्स एंड टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना। इसके साथ ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देता है स्किल के रिगार्डिंग, जो कि है डिजिटाइज मैथमेटिकली बेस्ड डाटा। तो जो मैथमेटिकल डेटा हैं जो डिफरेंट फॉर्म से आपके पास निकल के आए हैं थ्रू डिजाइनिंग स्टेजेस फॉर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, तो उनका इंटीग्रेशन है डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर की लैंग्वेज फॉर्म में, अ, जो हमारा मशीन कंट्रोल्स की मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसी तरह से सारी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके रिस्पेक्ट में जो कॉम्पिटेंसी है पर्सनल के अंदर वो डेवलप करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, और इंश्योर करना है कि वो रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंसी उनके अंदर हो जिससे वो प्रॉपर वर्क को एक्सिक्यूट कर सके। इसके नेक्स्ट चलते हैं फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन स्किल्स के बाद बात है नेक्स्ट जो सब क्लॉज है 8.3.2.3 डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर।
यहाँ पे स्पेसिफिकली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की बात कर ली, जो मैं मशीन लैंग्वेज की बात कर रहा था। ठीक है। तो अगर कंपनी के द्वारा किसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो कि आप एम्बेडेड कर रहा हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो एक क्वालिटी एश्योरेंस का उसका ऑर्गेनाइजेशन को करना है। ये इंटरनल जो सॉफ्टवेयर है एम्बेडिंग का, अगर वो कम्प्लीटली इन हाउस डेवलप किया किया गया है आपकी कंपनी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो क्वालिटी एश्योरेंस में जो चीज़ें करनी है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असेसमेंट आपको करना है, जिसमें आप ये चीज़ें जो हमें असेसमेंट के थ्रू जाननी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या था, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्राइटेरिया हमने फॉलो की, क्या उसके वेरिएशंस थे, उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे हुई। ठीक है। तो ये जो सारा पार्ट था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो हम क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है। और हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को के असेसमेंट का, और विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एश्योरेंस जो इसमें हमें ध्यान रखना है, प्रायोरिटाइज करना है। स्टैंडर्ड जो कहता है वो है रिस्क और पोटेंशियल इम्पैक्ट ओवर द कस्टमर। उसका हमें ध्यान रखना है, जो कस्टमर है उसको हमें हाई प्रायोरिटी पे रख के उसके रिस्पेक्ट में ये असेसमेंट को करना है, जो कि हम सॉफ्टवेयर के ऊपर करने जा रहे हैं, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस की चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेड वे में डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, इसके जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस की जो चीज़ें हम डेवलप करेंगे, उसको हमें इंटरनल ऑडिट के प्रोग्राम में ऐड करनी है। अभी हम इंटरनल ऑडिट्स को नेक्स्ट सब क्लॉज में डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन के, तो वहाँ पे हम समझ पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो अगर सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं इन हाउस अपनी कंपनी के अंदर, तो उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स हैं, जो भी आपने रिस्क और पोटेंशियल इम्पैक्ट उसमें आइडेंटिफाई किए हैं, वो सारी चीज़ें, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखना है। और इस प्रोसीजर को आपको इंटरनल ऑडिट के अंदर कवर करना है। ठीक है। तो यहाँ तक ये बात थी। इसके आगे नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स नेक्स्ट सब क्लॉज है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर इसमें पहला कीवर्ड मैंने ISO 9000 2015 लिया है, जिसका हमें रेफरेंस मिलता है ITF 16949 में। नेक्स्ट इसके अंदर जो सब क्लॉज है, प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू इनपुट, इनपुट के अंदर जो सब कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाउंड्री एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, पैकेजिंग, design alternatives, risk assessment, conformity targets, requirements, previous design projects, benchmarking, supplier feedback, internal input, field data, relevant source। फिर अभी तक हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट के जो कीवर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक है। इसके आगे इसके बाद हम चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा जो शुरू हो रहा है सब क्लॉज डिज़ाइन डेवलपमेंट इनपुट्स। तो उसमें पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो 9001 2015 का, वो हमें एज इट इज़ एज ए इनपुट यूज़ करना है ITF 16949 के इस्टेब्लिशमेंट में, ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इस्टेब्लिशमेंट में, जो वहाँ पे 8.3.3 में दी हुई है, वो यहाँ से एज इट इज़ कंसिडर करना है। इसमें पहला जो सब क्लॉज है 8.3.3.1 प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि उसके डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में हम क्या चीज़ें हमें एज ए इनपुट फॉर्म में लेनी है। तो उसमें सबसे जो पहली बात है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, इनपुट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट की,
इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हम किसके साथ करेंगे, किसी अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली और रिव्यू करना है, और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें एज अ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रोडक्ट डिज़ाइन की, उसके बारे में IATF 16949 हमें गाइड करता है। तो उसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की, जिसमें सारी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी तरह की हो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। साथ ही साथ सेकंड जो है बाउंड्री और इंटरफेस की बात है कि हमारी बाउंड्री क्या होगी। ठीक है, कि हमारे जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, डिजाइनिंग का लिमिट्स क्या होंगे कि इसके बाहर हमें नहीं जाना है डिजाइनिंग के। तो साथ ही साथ इंटरफेस क्या होगा कि हमें जो अगर हमारे जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उससे क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन है जो या फिर रिलेट होंगी या फिर इंटरफेयर करेंगे उसके परफॉर्मेंस को, उसके आउटपुट को, उसके आउटकम को, या उसका जो भी इंटेंडेड यूज है उसको। तो वो इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स उसके क्या हैं, इन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड पैकेजिंग की बात, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ट्रेसेबल कैसे बनाएंगे जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन इनपुट हैं उसको, पैकेजिंग क्या कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें मतलब इंक्लूड करने हैं और आइडेंटिफाई करनी है एज अ रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स द इनपुट। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसको, साथ ही साथ ट्रेसेबल कैसे बनाएंगे, उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि वो जब नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में चला जाएगा, तो वो जो जो डिज़ाइन के इनपुट्स हैं जिसके बेस पे डिज़ाइनिंग हुई है प्रोडक्ट की, वो सेम एज इट इज़ जो हमारी प्रोडक्शन टीम है उनको फॉलो करनी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स यहीं पे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी स्टेज में। नेक्स्ट जो सब चीज़ें हमें एज अ रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना है कि डिज़ाइन अल्टरनेटिव की बात है, कि अगर कोई अल्टरनेटिव्स हैं डिज़ाइन जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसमें कुछ अल्टरनेटिव तरीके हैं डिज़ाइन करने के, तो उनको हमें कंसीडर करना है। ठीक है, ये कंसिडरेशन तभी होता है, मतलब कोई अगर बड़ा हर्डल हमें दिख रहा है डिज़ाइनिंग में, या कोई हम कहीं पे जाके हम रुकना पड़ रहा है हमें कुछ, या फिर कोई प्रॉब्लम दिख रही है हमें, उस केस में हमें डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स को एज अ रिक्वायरमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू का पार्ट हो सकता है कि डिज़ाइन अल्टरनेटिव की क्या स्कोप है, जो भी हम एज अ डिज़ाइन इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है वो है रिस्क को का असेसमेंट, कि हमें रिस्क असेसमेंट करना है जिससे कि किसी तरह का रिस्क है विथ रिस्पेक्ट टू फिजिबिलिटी इन द डिज़ाइन, उसको हम मिटिगेट कर सकें, मैनेज कर सकें। तो एज अ रिक्वायरमेंट इसको कंसीडर करना है। इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टारगेट फॉर कंफर्मिटी। तो कंफर्मिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी तक गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करी, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करी, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट की बात करी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट की बात करी। तो इस वजह से हमें जो कंफर्मिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में हमें टारगेट करना है कंफर्मिटी को, जिसमें कि किसी भी तरह का प्रिजर्वेशन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसबिलिटी, हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल, डेवलपमेंट टाइमिंग, कॉस्ट जो है, इन सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करना है एज अ कंफर्मिटी टारगेट। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट की बात स्टैंडर्ड कहता है एज अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट,
वो है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंट्री डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशंस रिक्वायरमेंट हैं। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग हो सकती है, रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग कंट्री के अलग अलग हो सकती है, तो उसका हमें खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स का हमें ध्यान रखना है एज अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मिनिमम कवर करने हैं एज अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। ठीक है, बट ये लिमिटेड नहीं है यहाँ तक, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिज़ाइन। तो अ, ये एक बहुत इसके लिए एक एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। आप फील्ड में काम कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो इस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ ही अ, जो भी इंफॉर्मेशन हम गेन करेंगे, अभी तक हमने गेन किया है एज ए इनपुट, उसके लिए उसको हमें फर्दर डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए। एक प्रोसेस के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को हम डिप्लॉय करें। डिप्लॉय करने का जो मीनिंग है यहाँ पे, उसको हमें रिलेट करना है। जो इंफॉर्मेशन है हमने गेन की है, अभी तक हमने डिस्कस किया, उसके साथ साथ कि हमारे पास कोई प्रीवियस डिज़ाइन प्रोजेक्ट हो, उससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, उससे रिलेवेंट डेटा हम डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई हमारे पास बेंच मार्किंग का एग्जाम्पल हो, इसमें हमने कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हमने एनालाइज किया हो, उससे हम इंफॉर्मेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। सप्लायर फीडबैक है, तो उससे हम इंफॉर्मेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल इनपुट्स हैं हमारे पास, हमारी कंपनी के अंदर के की एक्सपर्टाइज और नेशनल नॉलेज के बेस पे, तो उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। फील्ड का कोई डेटा है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई अदर रिलेवेंट सोर्स है, उसकी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को हम डिप्लॉय कर सकते हैं एज अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। तो ये हमें ध्यान रखना है, हम रिक्वायरमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से डाटा हमें यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। साथ ही साथ यहाँ पे नोट में इस पर्टिकुलर क्लॉज में स्टैंडर्ड ट्रेड ऑफ कर्व की बात करता है कि जब भी हम डिज़ाइन अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो हमें ट्रेड ऑफ कर्व यूज़ करना है, जिससे कि हम एक सुटेबल और डिज़ाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, ट्रेड ऑफ कर्व हमने डिस्कस किया था टर्म्स एंड डेफिनेशन में, तो वो एज अ टूल हमें यूज़ करना है फॉर कंसिडरेशन फॉर फर्दर डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ तक थी प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की बात। नेक्स्ट जो अब हमारा है यहाँ पे पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट। इसमें है आईडीआर, इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, टारगेट्स, अल्टरनेटिव्स, रिक्वायरमेंट्स, हिस्ट्री, न्यू मटेरियल, डीएफएम, डीएफए, एरर प्रूविंग मेथड्स। इसके नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ईडीआई, इंक्लूड specific markings, control and monitoring, specified approvals, simple conversion table। ठीक है, तो अभी मैंने दो सब क्लॉजेस को रीड किया। पहला था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट, सेकंड था स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोनों को मैं आपको डिटेल ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट की बात कर ली, क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, कौन से टूल्स टेक्निक हमें यूज करने हैं, वो भी हमने बात की। अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट की यहाँ पे बात है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड कहता है IATF 16949 कि आप
ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट करना है, रिव्यू करना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिज़ाइन से रिलेटेड इनपुट रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना, उसके बाद उसको रिव्यू करना, जो भी इनपुट की रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। पहली जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो जा रहा है उसका आउटपुट जो निकल के आ रहा है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज आउटपुट डाटा, वो एज अ इनपुट काम करेगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन के लिए इनपुट। सेकंड जो चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, इंक्लूड करनी है एज अ रिक्वायरमेंट, वो है टारगेट्स क्या रहेंगे प्रोडक्टिविटी के, प्रोसेस कैपेबिलिटी के, टाइमिंग के, कॉस्ट के। ठीक है, थर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हमें क्या यूज़ करनी है, जो भी हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं एज आउटपुट डाटा फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे टारगेट्स हैं प्रोडक्टिविटी के, प्रोडक्ट प्रोसेस कैपेबिलिटी के, टाइमिंग के, कॉस्ट के, तो उस हिसाब से हमें जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो हमें सेलेक्ट करनी है, डेवलप करनी है। उसके साथ ही साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है कस्टमर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके, तो वो हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, डिस्कस कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। इसके साथ कोई प्रीवियस डेवलपमेंट था उसका कोई एक्सपीरियंस है तो हमें उसे यहाँ पे यूटिलाइज करना है एज अ इनपुट ऑफ डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। साथ ही साथ कोई न्यू मटेरियल हमें यूज़ करना है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसको हमें कंसीडर करना है एज अ रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ जो हैंडलिंग है, एर्गोनॉमिक्स है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि उसे टाइम पे असर पड़ता है, कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी पे असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो उस प्रोडक्ट हैंडलिंग और एर्गोनॉमिक रिक्वायरमेंट जो है उसको हमें कंसिडर करना है। साथ ही साथ जो हमने बात की डीएफएम की और डीएफए की, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन फॉर असेंबली, वो हमें उसके थ्रू जो रिक्वायरमेंट्स निकल के आएंगी उनको कंसिडर करना है। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड एरर प्रूविंग मेथड की बात करता है कि अम, कि जब भी हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करें तो जो भी हमें रिस्क हैं जो हम इवेलुएट कर सकते हैं डिज़ाइन के टाइम पे या फिर प्रोडक्शन के टाइम पे, वो उन रिस्क के रिस्पेक्ट में हमें ऐसे मेथड यूज़ करने हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन में कि वो जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको वो प्रूफ करते जाएं। ठीक है, जिससे हम नेगलिफाई कर सके, मिटिगेट कर सके रिस्क को। ठीक है, तो तो हम जब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं, डिज़ाइन फॉर असेंबली की बात करते हैं, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो जब हम इनको इन डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को रिव्यू करेंगे डिज़ाइन को लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कैसे हम जो हमारा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, प्रोसेस जो हम डेवलप कर रहे हैं, वो हम एरर प्रूविंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें ख्याल ध्यान रखना है कि जो हमारे डिज़ाइन इनपुट का डेटा है उसको इस तरह से रिव्यू करना है, एसेस करना है विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइनिंग, कि वो जो हमारा आउटकम निकल के आए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन का वो एरर प्रूफ बन सके। ठीक है, ये जितनी डिटेल में आप रिव्यू करोगे उतने इन डेप्थ और आपकी एरर प्रूविंग प्रोसेस डेवलप होके मिलती है। तो ये चीज़ें थी।
अब नेक्स्ट जो बात है वो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की। वो है 8.3.3.3। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, इसके कीवर्ड्स मैंने आपको बताए। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हमारे पास प्रोडक्ट की डिज़ाइन के इनपुट की हमने बात कर ली, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन के इनपुट की बात कर ली। अब हमारे यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो स्टैंडर्ड इसमें पहले जो सबसे पहले बात कहता है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें इस्टेब्लिश करनी है, जिसके थ्रू हमें इस्टेब्लिश करना है, डॉक्यूमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है प्रोसेसेस को, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कस्टमर के थ्रू भी मिल सकते हैं, या फिर उनके द्वारा भी, कस्टमर के द्वारा भी डिटरमाइन किए जा सकते हैं। तो ये मतलब हमारे दो इम्पोर्टेंट मतलब ओरिजिन है या फिर सोर्स है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला कस्टमर है, दूसरा है रिस्क एनालिसिस। उसके थ्रू हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अदर देन प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट, और इसके साथ ही साथ जो हमने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं उनके रिस्पेक्ट में हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, वो चाहे ड्राइंग में हो, रिस्क एनालिसिस में हो जो कि FMEA का हम यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल प्लान्स हो, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो। इन सारी चीज़ों में उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डॉक्यूमेंट करना है, यूटिलाइज करना है। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक मार्किंग हम दे सकते हैं इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो देनी है। ये हमें स्टैंडर्ड मतलब बोलता है करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके बाद अब हम इन स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करना है, उनको मॉनिटर करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब भी हम प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में और इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में कोई वर्क को एक्सक्यूट करें एज ए डिज़ाइन, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर कस्टमर का कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड है डिफरेंट स्टेजेस में मॉनिटरिंग जो हमारे आउटपुट निकल के आ रहे हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई कर लेने हैं, वो हमें लेने हैं कस्टमर अप्रूवल्स। कब ज़रूरत पड़ेगी अप्रूवल की हमें कस्टमर की, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो बात आती है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है सिंबल कन्वर्जन टेबल की। तो कस्टमर के जो सिंबल्स हैं, डिफिनीशंस हैं, डिफरेंट चीज़ों को लेके उनका जो नोटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है आपकी कंपनी के से। तो आपके पास एक कन्वर्जन टेबल होनी चाहिए। आपके जो भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, नोटेशन है, वो जो आप सिंबल्स फॉलो कर रहे हो, डिफिनीशंस फॉलो कर रहे हैं, उनको रिलेट कर सको जो कस्टमर के नोटेशन है। इस तरह की टेबल आपको मेंटेन करनी है। और साथ ही साथ ये कन्वर्जन टेबल जो है सिंबल की, इसको सबमिट करना है कस्टमर को, जिससे कि वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाए चीज़ों को और कोई कंफ्यूजन ना जनरेट हो। तो यहाँ तक थी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल्स। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं और जो मैंने कीवर्ड्स लिया है वो है, पहला है इसमें रिलेशन ISO 9001 2015 का है। पहला सब क्लॉज है मॉनिटरिंग का, TAR, समरी रिजल्ट्स, इनपुट्स, रिपोर्ट टू कस्टमर,
design and development validation against requirements, standards, plan alignment, product interaction, prototype program, have with control plan, outsourced product approval process, EIM, product and manufacturing, outsourced documentation and evidence, subsequent verification। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं डिफरेंट सब क्लॉजेस में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ वन बाय वन आपको। हमने अभी तक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात कर ली, इनपुट की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट की बात कर ली, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। अब यहाँ पे बात जो नेक्स्ट क्लॉज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पे कंट्रोल की बात होगी। हमें कंट्रोल करना कैसे करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको। तो ये 8.3.4 क्लॉज है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। इसमें जो फर्स्ट रेफरेंस मिलता है जो हमें फॉलो करना है एज इट इज़ वो है 9000 की रिक्वायरमेंट्स। फिर जो पहला सब क्लॉज है वो है मॉनिटरिंग। इसमें 8.3.4.1 तो कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो जो भी मेजरमेंट है आपका डिफरेंट स्टेजेस में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो प्रोडक्ट और प्रोसेस का, तो इन पर्टिकुलर मेजरमेंट को आपको डिफाइन करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें मेज़र करनी है थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोसेस डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में। डिफाइन करने के बाद जो मेजरमेंट रिजल्ट्स आए हैं उनको एनालाइज करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट जो हम करेंगे वो एज अ समरी रिजल्ट्स हमें रिपोर्ट करनी है और जो कि हमें फर्दर यूज़ करना है मैनेजमेंट रिव्यू में। क्योंकि हमारा यूज़ ही जो है मॉनिटरिंग का वो ये है कि जो मैनेजमेंट है उस पर एक्शन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर पाए, कुछ बेटरमेंट है, इम्प्रूवमेंट है तो वो वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाए। इसके साथ ही साथ जो ये मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स हैं, मेजरमेंट के रिजल्ट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस के, कस्टमर के साथ जो जो भी एग्रीड टर्म्स हो, जो भी मतलब आपने डिस्कस किया हो, एग्री किया हो डिफरेंट स्टेजेस में, उस अकॉर्डिंग आपको जो मॉनिटरिंग बेसिंग रिजल्ट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस के वो आपको कम्युनिकेट करने हैं, शेयर करने हैं कस्टमर के साथ। अगर उनका ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है तो वो ऑथराइजेशन लेना है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब फॉलो करनी है एज अ ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही साथ जो ये मेजरमेंट है उसमें आप कोई रिस्क है क्वालिटी से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, लीड टाइम से रिलेटेड, क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड, अगर मेजरमेंट से रिलेटेड तो उनको भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये जो इनपुट की हमने अभी बात की यहाँ पे पर्टिकुलरली मॉनिटरिंग के एस्पेक्ट में मैनेजमेंट रिव्यू की, तो ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट रिव्यू इस इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में करेगा। जो क्वालिटी रिस्क है, कॉस्ट है, लीड टाइम है, क्रिटिकल पाथ्स है, साथ ही साथ और कोई अप्रोप्रिएट चीज़ निकल के आ रही है, ये हमारा मैनेजमेंट रिव्यू में एक डिसीजन मेकिंग के थ्रू, इम्प्रूवमेंट के थ्रू जो मैंने बात करी निकल के आएगी कि हम कैसे एक बेटर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ है मॉनिटरिंग का। इसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन का। मॉनिटरिंग के बाद तो जैसे कि मैं लास्ट सब क्लॉज में डिस्कस बताया कि अप्रूवल की बात करी कस्टमर की, तो कोई भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेके या फिर कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके थ्रू रिस्पेक्ट में हमें वैलिडेशन करना है।
अपनी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को, और जो डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की टाइमिंग होगी वो इस तरह से हमें प्लान करनी है जैसे कि वो अलाइन हो जो भी हमारा कस्टमर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, एग्री किया है हमने उनके साथ। ठीक है, तो ये वैलिडेशन इस तरह से होना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड में इंटरेक्शन की बात होती है प्रोडक्ट की, कि जैसे अभी हमने बात की थी इंटरेक्शन डिज़ाइन में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, तो जो प्रोडक्ट बना रही है आप ही कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंटरेक्शन है, आप कोई सब पार्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी असेंबली हो सकती है एज अ इंटरेक्शन। आप सॉफ्टवेयर कोई है उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, उसकी एम्बेडिंग हो सकती है आपके प्रोडक्ट में। तो ये जो स्टेज है इसका इवैल्यूएशन होना है, मतलब एज अ मतलब कस्टमर को जो अप्रूव करेगा, वैलिडेट करेगा, कस्टमर के प्रेजेंस में होगी। तो इन चीज़ों को भी आपको इवैल्यूएट करना है और वैलिडेट करना है, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना है कि हमें कब वैलिडेशन करना है, किन की चीज़ों के रिस्पेक्ट में वैलिडेशन करना है, किस स्टेज में वैलिडेशन करना है, किसको हमें टेंडर करना है रिकॉर्ड्स को फॉर अप्रूवल फॉर एंड फर्दर कंफर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू वैलिडेशन। तो ये चीज़ें थी वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात है, सब क्लॉज है, वो है प्रोटोटाइप प्रोग्राम। तो हमारा अभी हम मॉनिटरिंग हमने कंप्लीट कर लिया, वैलिडेशन कंप्लीट कर लिया कंट्रोल में। अब कंट्रोल में ही हमारा नेक्स्ट जो है प्रोटोटाइप प्रोग्राम है। प्रोटोटाइप से ही आप वर्ड से समझ सकते हो प्रोटोटाइप प्रोग्राम का क्या मीन्स होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक प्रोटोटाइप प्रोग्राम का कंट्रोल प्लान होना चाहिए प्रोग्राम के साथ साथ। ये जो आपका प्रोटोटाइप प्रोग्राम है उसके कंट्रोल्स हैं, आप डिफरेंट टाइम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है कि जो सप्लायर हैं उस प्रोटोटाइप प्रोग्राम के वो सेम होने चाहिए, टूलिंग सेम होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। और इसका आप डिफरेंट टाइम में यूज़ कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्टिविटी है इस प्रोटोटाइप प्रोग्राम की, उसकी मॉनिटरिंग टाइमली होनी चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है उसकी कन्फर्मिटी आपको शो करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटोटाइप प्रोग्राम जो है हमारा, मतलब फॉर लिमिटेड टाइम, फॉर स्पेसिफिक नीड, फॉर इकोनॉमिकल ऑपरेशन, टू सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, हम प्रोटोटाइप प्रोग्राम यूज़ करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई, आप अगर सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोग्राम्स की, या फिर जो भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है प्रोटोटाइप को लेके वो सेम है, आपको रन करना है। आप डिफरेंट कस्टमर्स के लिए आप सिंगल प्रोटोटाइप प्रोग्राम यूटिलाइज कर सकते हो, और जब भी आप प्रोटोटाइप प्रोग्राम एक्सिक्यूट करो तो उसमें हमें ध्यान रखना है जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रोसेस डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में कंसीडर किए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है, जैसे कि टाइमली कंप्लीशन, कंफर्मिटी, रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है प्रोटोटाइप प्रोग्राम में भी। इसके साथ ही साथ अगर प्रोटोटाइप प्रोग्राम में हमारी कोई चीज़ हमें आउटसोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हमें और अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में डिफाइन करना है, और हमें शो करना है कि एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल के में है कि नहीं है, इंक्लूड हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें इसके अकॉर्डिंग ही इस्टेब्लिश करना है। इसके साथ ही हम अगर बाहर मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं किसी आउटसोर्स प्रोसेस को, तो हम वहाँ पे हमारी कुछ मतलब जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग है वो तो लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन हमें तब भी ये
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उस जो आउटसोर्स प्रोसेस है उसको मॉनिटरिंग मेजरिंग के थ्रू जो उसके आउटकम्स हैं उसको कंफर्म करें, उसके कंप्लायंसेस को चेक करें, कंफर्मिटी को चेक करें विथ रिस्पेक्ट टू द जो रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें करनी है प्रोटोटाइप प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ISO 9001 का सेक्शन 8.4 को जो रिक्वायरमेंट है उसका हमें रेफरेंस मिलता है इस पर्टिकुलर क्लॉज में। तो एज इट इज़ वहाँ से हमें कंसीडर करनी है आउटसोर्स प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, और जो एक्सटेंट है कंट्रोल के उसके रिस्पेक्ट में 9000 में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। नेक्स्ट जो बात है वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, मॉनिटरिंग डिस्कस कर लिया, डिज़ाइन डेवलपमेंट वैलिडेशन डिस्कस कर लिया, प्रोटोटाइप प्रोग्राम डिस्कस कर लिया। अब हमारा बचा है प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल के अंदर। प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस जो है वो 8.3.4.4 क्लॉज है IATF 16949 का। इसमें स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि आपको इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है एक अप्रूवल प्रोसेस जो कि प्रोडक्ट के लिए हो और एक आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो। तो दो डिफरेंट आपके पास होने चाहिए, एक प्रोडक्ट के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल प्रोसेसेस। ठीक है, आप कंबाइन कर सकते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अप्रूव करोगे। ठीक है, या फिर अप्रूवल लोगे जिससे कि आप कंफर्म कर सको रिक्वायरमेंट को जो भी आपके ऊपर अप्लाई हुई है कस्टमर के द्वारा, या फिर जो भी हमने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, कंट्री डेस्टिनेशन के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको आपको कंप्लाई करना है ISO 9001 की 8.4.3 जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑडिट करके सेकंड पार्टी। ठीक है, और फर्दर उसको सबमिट करना है उसके डेटा जो भी निकल के आ रहे हैं टू द पार्ट अप्रूवल टू द कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पार्टी आप करोगे अपने आउटसोर्स्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज का उसका जो डेटा निकल के आएगा उसको तभी आप जब आप एक सेटिस्फैक्ट्री ऑडिट आपने कर लिया सेकंड पार्टी तभी जाके उस डाटा को आप सबमिट करोगे पार्ट अप्रूवल के लिए कस्टमर को। इस बात का ख्याल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट होगा जो हम अभी तक प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में उसका। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करना है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट अप्रूवल होना चाहिए शिपमेंट से पहले। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल है इसको आपको रिटेन करना है रिकॉर्ड में एज अ एविडेंस। रिटेन करने के लिए हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लॉजेस में कि रिटेंशन पीरियड क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिटेन करना है। तो ये चीज़ें थी, और ये जो प्रोडक्ट अप्रूवल होगा प्रोसेस होगा उसका वो सब्सिक्वेंट होगा वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उसके बाद ही हमारा जो पार्ट अप्रूवल है प्रोडक्ट अप्रूवल है वो हमें कहीं ना कहीं हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है, ये पहले वेरिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उसके बाद ही प्रोडक्ट अप्रूवल है। इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना है ये क्लॉज तो प्रोडक्ट अप्रूवल की बात कर रहा है, टाइटल तो प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस की है, लेकिन जब स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ही एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है।
ठीक है। एक अच्छा प्रोडक्ट की डिज़ाइन डेवलपमेंट के ऊपर ही एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप हो सकता है। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं बहुत इंपॉर्टेंटली एक दूसरे से। तो इस तरह से हमें देखना है। पहले हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड इसीलिए वेरिफिकेशन की बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। उसके बाद पार्ट अप्रूवल या फिर प्रोडक्ट अप्रूवल की बात आएगी। ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होने चाहिए अप्रूवल के, शिपमेंट से पहले। ठीक है। जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है लॉ के रिस्पेक्ट में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बात थी कंट्रोल्स की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। सो जो नेक्स्ट क्लॉज है डिज़ाइन डेवलपमेंट कंट्रोल में, वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट। सो सॉरी, वी हम लोग थे डिज़ाइन डेवलपमेंट आउटपुट पे। तो ये नेक्स्ट क्लॉज है कंट्रोल के बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट। तो जो इसमें कीवर्ड्स और सब क्लॉजेज हैं वो है, पहला जो कीवर्ड है ISO 9001 2015 है। फिर सप्लीमेंटल सब क्लॉज है जिसमें वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड मैंने कीवर्ड लिया है। इंक्लूड में FMEA है, रिजल्ट्स रिलायबिलिटी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, DFSS है, DFMA है, FTA है, 3D मॉडल्स हैं, टेक्निकल डाटा पैकेजेस हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन है, GD&T, 2D ड्राइंग, रिव्यू रिजल्ट्स, डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस, सर्विस पार्ट रिक्वायरमेंट्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ट्रेड ऑफ प्रोसेस। सो यहाँ तक अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट के जो कीवर्ड्स हमने अभी मैंने बताए या फिर आपको विजिबल है स्क्रीन के ऊपर। तो हमने इनपुट की बात कर ली, कंट्रोल की बात कर ली। अब हमारा जो आउटपुट आएगा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से वो क्या आना है, और जो इम्पोर्टेंट है हमारे फर्दर ऑपरेशंस के लिए उनकी बात हम करेंगे यहाँ पे। तो जो ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट जो क्लॉज है ऑपरेशंस के अंदर, ये बेसिकली 8.3.5 है। ठीक है। और जो इसने सबसे पहले रिक्वायरमेंट दी है वो रेफरेंस है ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स का। उनको फॉलो करना है, सेम क्लॉज में जो रिक्वायरमेंट 9001 में दी हुई है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, उसको एज इट इज़ आपको अप्लाई करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इस्टेब्लिश करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर ही सब क्लॉज है सप्लीमेंट, जो रिक्वायरमेंट 9001 2015 के अलावा उनकी बात की गई है स्टैंडर्ड में। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें है कि जो डिज़ाइन आउटपुट है वो एक्सप्रेस होना चाहिए वेरीफाइड और वैलिडेटेड फॉर्म में, जो भी हमारी डिज़ाइन इनपुट की रिक्वायरमेंट थी। तो इसका खास ध्यान रखना है कि जो भी हमें आउटपुट मिला है एज अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वो वेरीफाइड और वैलिडेटेड हो, जो भी इनपुट रिक्वायरमेंट थी डिज़ाइन इनपुट के। तो ये चीज़ है पहले सबसे ज़रूरी है। और इसमें डिज़ाइन आउटपुट है उसमें क्या क्या हमें चीज़ें इंक्लूड करनी है उनके बारे में स्टैंडर्ड बताता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रिस्क एनालिसिस। उसमें FMEA की बात होती है कि हमारा जो आउटपुट मिले उसमें रेफरेंस हो रिस्क एनालिसिस का, जो भी उसमें उसकी क्रिटिकलिटी है, किसी तरह का सिनेरियो है रिस्क से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मेंशन हो, FMEA के थ्रू डिस्क्राइब्ड हो सारी चीज़ें। उसके बाद बात आती है
रिलायबिलिटी स्टडी करनी है, जो आउटपुट्स आए हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के, कि जो इनपुट के अगेंस्ट हमने चीज़ें डेवलप की हैं एज आउटपुट थ्रू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो जो आउटपुट है वो कितना रिलायबल है, उसके रिजल्ट्स को हमें एज आउटपुट इंक्लूड करना है आउटपुट में। साथ ही साथ प्रोडक्ट के क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए हैं उनको इंक्लूड करना है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एरर प्रूफिंग की बात करता है। स्टैंडर्ड की जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो एरर प्रूफिंग हो, जो रिजल्ट्स आए हैं प्रोडक्ट के वो इस तरह से हो जैसे हमारे DFSS की बात होती है, DFMA की बात होती है, FTA की बात होती है। डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा का हमें यूज़ करना है। डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, FTA की बात होती है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। तो ये सब इंक्लूड करने हैं जिससे हमारा जो रिजल्ट है डिज़ाइन का वो एरर प्रूफ हो। ठीक है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की डेफिनीशन है उसमें 3D मॉडल्स हमारे पास होने चाहिए एज अ आउटपुट। टेक्निकल डेटा पैकेजेस की बात होती है। ठीक है। सारे टेक्निकल डेटा उसके अंदर हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन हो। साथ ही साथ जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस की बात आती है कि ये सारी चीज़ें एज अ आउटपुट डिज़ाइन की हमारे पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जो 2D ड्राइंग है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस हैं वो भी एज अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट निकल के आना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन है उसका रिव्यू रिजल्ट भी एज अ आउटपुट हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद बात आती है सर्विस डायग्नोस्टिक गाइडलाइन, रिपेयर और सर्विसबिलिटी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी एज अ डिज़ाइन आउटपुट हमें अ, लेना है, मतलब ये इंक्लूड होना चाहिए आउटपुट के अंदर। उसके बाद सर्विस पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से पार्ट सर्विसेबल है, क्या उनकी लाइफ है, सर्विसिंग की साइकिल क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आएगी एज आउटपुट। उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है फॉर शिपिंग, वो सारी भी एज अ आउटपुट हमें चाहिए होगी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से। तो ये सारी चीज़ें एज अ आउटपुट हमें लेनी है, कहीं ना कहीं इवेल्युएट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, डेटा बनाना है और एज अ रिजल्ट ऑफ आउटपुट हमें डॉक्यूमेंट करने हैं जिससे कि फर्दर जो प्रोसेसिंग है ऑपरेशन की वो एक सेटिस्फैक्ट्री मैनर में, कंफर्मिटी मैनर में आगे जा सके और किसी तरह की उसमें नॉन कंफर्मिटी या ना रेस हो। तो इस बात का ख्याल रखना है। और ये जितनी चीज़ें हैं इसके अलावा भी कुछ एडिशनल अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हो सकती हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो डिज़ाइन आउटपुट। वो डिपेंड करेगा आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, उससे रिलेटेड कैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप कर रहे हो, आपकी डेप्थ क्या है नॉलेज की, कल्चर क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट है ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है जो मैंने बताई। जैसे हमने इनपुट की बात की थी अभी, तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में थी कुछ, और कुछ
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में थी, लेकिन जो आउटपुट की बात यहाँ पे आई है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, वो हमारी कंबाइंड है। हमें कंबाइंड मैनर में जो आउटपुट है हमारा उसको देखना है, उसमें प्रोडक्ट को भी कंसीडर करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी कंसीडर करना है। साथ ही साथ कोई आउटपुट की प्रॉब्लम आती है हमें, जिसको स्टैंडर्ड नोट में हमें डिफाइन करता है कि इंटरिम डिज़ाइन आउटपुट में कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, उसको हमें रिजॉल्व करना है बाय ट्रेड ऑफ प्रोसेस। तो इसका खास ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो तो कोई अल्टरनेटिव वे लेके ट्रेड ऑफ प्रोसेस के थ्रू टेक्निक यूज़ करके हमें उसे वहीं पे रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है, और हमारे आउटपुट जिससे की वैल्यू एक्सेप्टेंस लेवल की तरफ जाए और वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हो। तो ये बात रही डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट के सप्लीमेंट की, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड भी है चीज़ें और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट की बात की गई है। इसमें जो पहला कीवर्ड लिया है वो डॉक्यूमेंट, सेकंड है इनेबल, इनेबल्स वेरिफिकेशन, इंक्लूड स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट वेरिएबल्स, tooling and equipment, capability studies, manufacturing process flowchart, FMEA, maintenance plan, control plan, work instructions, process approval, data, quality, reliability, maintainability, and measurability, error proofing, rapid detection। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट के रिस्पेक्ट में आपको ट्रेनिंग के थ्रू ब्रीफ करने में। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले स्टैंडर्ड कहता है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर जो आउटपुट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन का आउटपुट हम जो इनपुट था उसके थ्रू कंपेयर कर सकें और एक तरह से इनेबल करने की बात स्टैंडर्ड कहता है कि जो वेरिफिकेशन है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू हम हमारा जो वेरिफिकेशन है वो इनेबल हो सके। तो उसका खास ध्यान देना है कि यहाँ पे इनेबल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है स्टैंडर्ड। तो हमें इस तरह का एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि जो डिज़ाइन आउटपुट है वो डिज़ाइन इनपुट से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल हो, हम वेरीफाई कर सकें। ठीक है, और हमें उसमें ज़्यादा मतलब लेबर करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह का हमें एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट करना होगा इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ इनेबल करने के साथ वेरिफिकेशन के यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है वेरीफाई करने के लिए भी कि जो आउटपुट है उसको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट थे की रिक्वायरमेंट थी उनके साथ हमें वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ दोनों चीज़ें भी बात हो रही है, एक इनेबल वेरिफिकेशन की बात हो रही है और एक वेरिफिकेशन की भी बात हो रही है। तो हमारे डाटा इस फॉर्म में होना चाहिए कि वो वेरिफिकेशन उस पर किया जा सके। हमारा प्रोसेस जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वेरिफिकेशन को सपोर्ट कर सके, इनेबल कर सके। इन चीज़ों को हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट के बारे में स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ नॉट लिमिटेड टू का भी कंडीशन भी डालता है। तो इंक्लूड करने के लिए जो जो चीज़ें कहता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है उसमें स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी। सबसे पहले ये चीज़ आती है, उसके साथ ही साथ
ड्राइंग क्या रहेगी वो हमें चाहिए होगा एज आउटपुट। उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट की भी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट का इससे ऊपर वाला क्लॉज था उसमें भी दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया था, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे भी दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है। इसलिए इन दोनों को अलग करना मतलब नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से। इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें एज आउटपुट चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके साथ ही साथ इनपुट वेरिएबल्स क्या हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इनपुट वेरिएबल किसके रिलेशन में, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, कि प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कोई भी इनपुट वेरिएबल ऐसा हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना है एज अ आउटपुट ऑफ डिज़ाइन जो कि फर्दर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोसेस के आउटकम का या फिर जो भी एंड प्रोडक्ट उस प्रोसेस से बना रहे हैं हम उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये भी हमें एज अ आउटपुट हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड टूलिंग एंड इक्विपमेंट की बात करता है जो कि प्रोडक्शन और उसके कंट्रोल में यूज आएंगे। और ये जो टूलिंग और इक्विपमेंट होंगी उनकी कैपेबिलिटी क्या होगी इसको भी स्टडी के फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। ये जो कैपेबिलिटी स्टडी है टूलिंग के रिस्पेक्ट में, इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में, ये हमें दो तरह से करनी है। एक तो पहला है इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में कैपेबिलिटी स्टडी, सेकंड है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कैपेबिलिटी स्टडी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक जो हमारा मॉनिटरिंग और मेजरिंग है उसको रिलायबल बनाने के लिए। जब हमने पिछले क्लॉजेस में ट्रेसेबिलिटी की बात की थी, कैलिब्रेशन की बात की थी, तो उसकी जो प्लान शेड्यूल्स हो सकते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं कैपेबिलिटी स्टडी से। अगर हमारी कैपेबिलिटी स्टडी ठीक नहीं होगी तो जो हमारे शेड्यूल्स होंगे मेंटेनेंस के, कैलिब्रेशंस के, वो ठीक नहीं होंगे जिसकी वजह से एक मतलब जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग है वो अपने उसमें एक रिस्क क्रिएट होगा और जो रिजल्ट्स हैं वो वैरी करने लगेंगे। फिर हम नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट की तरफ हमारा जो रिजल्ट है वो जाएगा। तो ये कैपेबिलिटी स्टडी बहुत ज़रूरी है इक्विपमेंट की और साथ ही साथ प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में जो भी हम टूल और इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट की, लेआउट की, जिसमें कि हम लिंक करेंगे प्रोडक्ट, प्रोसेस और टूलिंग को। तो ये भी हमें एज अ डिज़ाइन आउटपुट चाहिए होगा। नेक्स्ट आती है कैपेसिटी एनालिसिस की। कैपेसिटी एनालिसिस हमारी जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन का, टाइम है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज से रिलेटेड रिक्वायर्ड हैं उनके कंबाइंड फॉर्म में हमें कैपेसिटी को ये एक एनालिसिस करनी है, वो हमें एज आउटपुट चाहिए होगा। इसके बाद हमारा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस FMEA। तो हमें जो रिस्क एनालिसिस यहाँ करनी है FMEA के थ्रू, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी और उसके जो रिजल्ट्स हैं एज आउटपुट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के हमें इंक्लूड करना है एज अ रिजल्ट। साथ ही साथ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है उसके आउटपुट में हमें मेंटेनेंस प्लान क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं उस मेंटेनेंस के, इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में, मशीन्स के रिस्पेक्ट में, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। साथ ही साथ कंट्रोल प्लान हमारे क्या होंगे,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एज अ डिज़ाइन आउटपुट, उसको भी हमें इंक्लूड करना है रिजल्ट्स में डिज़ाइन आउटपुट के। वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी डिज़ाइन आउटपुट का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस के अप्रूवल और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होंगे, ये भी हमारा डिज़ाइन आउटपुट का ही पार्ट है। डाटा क्या ज़रूरत होगी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड मेजरेबिलिटी के लिए, ये भी हमारा डिज़ाइन आउटपुट का ही पार्ट है। तो डेटा का यहाँ पे ये मतलब है कि क्वालिटी से रिलेटेड हमें क्या डाटा चाहिए होगा, रिलायबिलिटी से रिलेटेड क्या डाटा चाहिए होगा, किस तरह का चाहिए होगा, मेंटेनेबिलिटी के लिए किस तरह का डाटा चाहिए होगा, मेजरेबिलिटी के लिए हमारा किस तरह का डाटा चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें डाटा प्लान एक हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिज़ाइन आउटपुट है उसके थ्रू हमें रिफ्लेक्ट करना है, जिसको हम फॉलो कर सके अपने वर्क इंस्ट्रक्शन में, प्रोसेस अप्रूवल के लिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए, कंट्रोल प्लान के लिए, मेंटेनेंस प्लान के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एफएमईए के लिए, तो ये हर जगह ये डेटा यूज़ होगा। साथ ही साथ जो एरर प्रूविंग के रिजल्ट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन की बात करता है यहाँ पे। तो एरर प्रूविंग से जो डेटा निकल के आया है, जैसे हम लास्ट टाइम बात की थी डीएफएसएस की, डीएफएमए की, एफटीए की एरर प्रूविंग के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो उसमें से जो रिजल्ट्स में आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है एज अ आउटपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो बात आती है रैपिड डिटेक्शन की, फीडबैक की, करेक्शन की, जो भी हमारी नॉन कन्फर्मिटी निकल के आएगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो ये ज़रूरी है। इसमें मेथड की बात आती है कि मेथड क्या होगा, ये मेथड भी एज अ आउटपुट हमें देना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट की तरह, जिससे कि हम एक रैपिड डिटेक्शन कर सकें, फीडबैक ले सकें, करेक्शन कर सकें इन केस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी नॉन कन्फर्मिटी आए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें एज आउटपुट चाहिए होंगे एक अच्छे ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। साथ ही साथ नॉन लिमिटेड टू की भी कंडीशन स्टैंडर्ड ने डाली थी जैसे मैंने बताया। तो इसके एडिशनली जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आपके कंपनी की कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आप इन डेप्थ जाके चीज़ों को इवेलुएट कर रहे हो। उसके बेसिस पे आप ये जो इंक्लूजन्स हैं एज अ डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउटपुट का, उसको उतना अच्छा डेटा जनरेट कर सकते हो और उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। और कहीं ना कहीं एक स्टेज, दो स्टेज आप प्रोएक्टिव मैनर में काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी 8.3 8.3.5 में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट के अंदर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं उसके लिए। यहाँ पे है डिज़ाइन डेवलपमेंट चेंज की बात है। ये नेक्स्ट क्लॉज है 8.3.6। इसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो है ISO 9001 2015, supplemental, evaluate, fit, form, function, performance, durability, validation, approved, documented approval, behavior, revision level। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये लास्ट क्लॉज है 8.3 का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंज। इसमें जो पहला रेफरेंस मिलता है इस क्लॉज के अंदर वो ISO 9000 2015 के रिक्वायरमेंट्स का मिलता है। तो ये सेम क्लॉज की रिक्वायरमेंट 9001 की आपको यहाँ अप्लाई करनी है। एडिशनली सप्लीमेंटल की बात आती है
8.3.6 में सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट क्या है IATF 16949 की। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है इवेलुएट करने के लिए जो भी डिज़ाइन चेंजेस हैं, जब भी हमारा प्रोडक्ट का अप्रूवल मिलेगा उसके रिगार्डिंग, साथ ही साथ अगर कोई हमारा सप्लायर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उस डिज़ाइन चेंज की वजह से, उसको भी इवेलुएट करना है हमें। इसके साथ ही साथ जो पोटेंशियल इफेक्ट है उस चेंज की वजह से उसकी यहाँ पे वर्ड्स यूज करता है फिट, फॉर्म, फंक्शन, परफॉर्मेंस एंड और ड्यूरेबिलिटी। तो उसको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें बात हो रही हैं, प्रोडक्ट की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही है। दोनों को हमें कंबाइन करके देखना है। जो इवेलुएट कर रहे हैं डिज़ाइन चेंज को लेके, उस चीज़ में ये दोनों चीज़ें कवर होंगी, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। साथ ही साथ जो चेंज है उसको वैलिडेट करना है हमें आगे चल के कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, और साथ ही साथ हमें उसको अप्रूव करना है इंटरनली। इस ये जो अप्रूवल है ये प्रोडक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के पहले हमें करना है, इसका भी खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम इवेलुएट करेंगे जो चीज़ें मैंने बताई उसके रिस्पेक्ट में जो डिज़ाइन चेंज है, और साथ ही साथ उसको हमें वैलिडेट करेंगे, इंटरनली अप्रूव करेंगे जब भी हम प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएं उससे पहले। साथ ही साथ अगर कस्टमर की एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट है, अप्रूवल की ज़रूरत है, तो वो भी हमें करानी है। जैसा भी एग्री हुआ हो आप कस्टमर के बीच में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो वो अप्रूवल का हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, एज एविडेंस उसको मेंटेन करना है। अगर वेवियर की ज़रूरत है तो वो हमें इशू करवाना है कस्टमर से। और ये सारे काम हमें प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन से पहले करने हैं, इसका खास ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगर सॉफ्टवेयर जो एम्बेडेड है उसमें कोई चेंज आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन हम यूज़ करने जा रहे हैं, कौन सा रिवाइज वर्जन हमें अब अप्लाई करना अपने हार्डवेयर पे। साथ ही साथ हार्डवेयर में कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है और इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ जो मैंने पहले बताया अप्रूवल की इंटरनली या फिर कस्टमर एंड की, वो बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन हमें चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, एज अ रिकॉर्ड, एज अ एविडेंस मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिज़ाइन डेवलपमेंट चेंजेस के रिस्पेक्ट में थी। अब हम आगे चलेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है मेजर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बाद, वो है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें जनरल में ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर सप्लीमेंटल में इंक्लूड इन डेफिनेशन, supplier selection process include conformity, uninterruption, quality, delivery, QMS, multidisciplinary decision, software development capability, other criteria, customer director sources if specified, contract terms। ये सारे कीवर्ड्स लिए मैंने ट्रेनिंग में आपको ब्रीफ करने के लिए स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो अब हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट देख लिया ऑपरेशन के अंदर। उससे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स देखा था प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, और उससे पहले प्लानिंग की बात की थी ऑपरेशन से रिलेटेड और उसके कंट्रोल से रिलेटेड। तो अब हमारे यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बाद अब हमारी बात आती है कि जो हमारे सप्लायर हैं, वेंडर हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। जो भी प्रोडक्ट
या फिर सर्विसेज वो दे रहे हैं उसको लेके। तो ये 8.4 क्लॉज है। सो इसमें जो पहला सब क्लॉज है वो है जनरल। उसमें ISO 9000 और 2015 की जो रिक्वायरमेंट है उसको एज इट इज़ आपको फॉलो करनी है, अप्लाई करनी है ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आपके। इसके अंदर जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें स्टैंडर्ड जो बात करता है इंक्लूड करने के लिए जो भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को के ऊपर अफेक्ट डाल सकती है उनको आपको इंक्लूड करनी है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। और उससे रिलेवेंट जो चीज़ें आपने डेवलप की हैं मॉनिटरिंग मेजरिंग की या फिर अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में उसको आपको ऐड करना है जिससे कि आप उस पे भी गवर्न कर सको, उसको ऑडिट कर सको थ्रू सेकंड पार्टी ऑडिट। ठीक है। और ये जो इस तरह की आउटसोर्स्ड वर्क है या फिर वेंडर के थ्रू आप काम लेने जा रहे हो उसमें कुछ एग्जांपल देता है स्टैंडर्ड, जैसे सब असेंबली की बात है, सीक्वेंसिंग की बात है, सॉर्टिंग की बात है, रीवर्क की बात है, कैलिब्रेशन सर्विसेज की बात है। ये सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है जो भी आप डेफिनेशन दे रहे हो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेसेस की, तो उसका खास ध्यान रखना है। और जो इसमें थंब रूल है कोई भी ऐसा काम जो आपकी कंपनी के स्कोप में है या आप वो चाहे वेंडर के एंड से करा रहे हो आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नली कहीं से भी उसको प्रोक्योर कर रहे हो और वो इफेक्ट डालता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट जो है उसके ऊपर, तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है और उसके ऊपर आपको फर्दर एक्शन प्लान डेवलप करना है जिससे कि आप उनको कंट्रोल कर सको। ये जनरल की पहली बात थी सप्लीमेंटल। इसके बाद बात है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो कर सको और चीज़ों को फर्दर इवेल्युएट कर सको। इस इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसके बारे में स्टैंडर्ड मतलब हमें बताता है क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है अपने सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहला इसमें है कि जो सप्लायर का प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है या फिर जो प्रोसेस है उसकी वजह से उसके रिस्पेक्ट में हमें रिस्क असेसमेंट करना है कि अगर इन केस किसी तरह का रिस्क जनरेट होता है सप्लायर एंड पे तो हमारी कन्फर्मिटी पे क्या असर पड़ेगा। कन्फर्मिटी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हमें डिलीवर करनी है। सेकंड है क्या इंटरप्शन आएगा जो सप्लाई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोडक्ट की जो कस्टमर को भेज रहा है उसके ऊपर। तो इससे रिलेटेड हमें एक असेसमेंट करना है, डॉक्यूमेंट में ऐड करना है जो हमारा प्रोसीजर है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस का। सेकंड जो है जो क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस है वो क्या होनी चाहिए उसे हमें ऐड करना है सिलेक्शन प्रोसेस में। साथ ही साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है सप्लायर का उसका क्राइटेरिया हमें ऐड करना है सिलेक्शन प्रोसेस में और उसको इवेलुएट कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें भी उसमें आएंगी। साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन मेकिंग का हमें एक मेथड यूज़ करना है। ये जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की, क्यूएमएस की बात करी, क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस की बात करी, सप्लायर्स रिस्क की बात करी, इन सारे को कंबाइन करके हमें एक डिसीजन मेकिंग करनी है मल्टी डिसिप्लिनरी एज अ सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर। इन चीज़ों को हमें अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में इसके रिलेटेड चीज़ों को ऐड करना है
ठीक है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी कैसी है सप्लायर की, अगर अप्लीकेबल होती है तो इसके ऊपर भी हमें असेसमेंट करना है। और जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड करना है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में कुछ अदर सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी बात की गई है। उसमें जो चीज़ें हैं, वॉल्यूम की पहली बात है कि वॉल्यूम कितना है ऑटोमोटिव बिजनेस का सप्लायर का। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें देखनी है सप्लायर की। परचेज प्रोडक्ट मटेरियल और सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसकी। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी उसके पास है कि नहीं है। एडिक्वेसी क्या है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ वो कैसी है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कैसी है उसकी। मैनेजमेंट प्रोसेस में अगर कोई चेंज आता है तो वो उसको हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये चीज़ें देखनी है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को हमें असेस करना है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी प्लानिंग क्या है इन केस ऑफ अगर कोई डिजास्टर है तो क्या उसकी प्रिपेयर्डनेस है, कंटीजेंसी प्लान क्या है, लॉजिस्टिक्स को कैसे डील करेगा, उसकी प्रोसेस क्या है। और साथ ही साथ लास्ट जो है वो कस्टमर सर्विस को कैसे हैंडल करेगा। तो ये सारी चीज़ें अदर है जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने पहले बताई आपको। जो कन्फर्मिटी को और इन इंटरप्टेड सप्लाई को लेके थे रिस्क, उस पे हमें देख असेसमेंट करना है। क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है। क्यूएमएस को के रिस्पेक्ट में हमें असेसमेंट करना है, ऑडिट करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन मेकिंग करनी है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी उस असेसमेंट के थ्रू इंश्योर करना है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट बताए ये अदर में स्टैंडर्ड बताया है लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है आप कितने डिपेंडेंट हो और कितना बड़ा स्कोप आप आउटसोर्स कर रहे हो एक वेंडर के थ्रू अपने वर्क का। तो आपके कंपनी के जो बाउंड्री है, साइज है, कल्चर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो वर्क आप आउटसोर्स कर रहे हो कितना हाई वॉल्यूम में है, उसका सैंपल स्पेस कितना है और कितना बड़ा पोर्शन आप किसी और को दे रहे हो। तो ये चीज़ें थी सप्लाई सर्विस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। इसके साथ ही साथ कंट्रोल के अंदर ही हमारा जो अभी ऑन गोइंग चल रहा है क्लॉज कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेज का। उसको हम डायरेक्टेड बाई भी कहते हैं। तो इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर हमें खुद बताता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप कहाँ से खरीदिए। उसमें प्रोडक्ट हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, सर्विस हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेज। तो उस केस में ये क्लॉज डेवलप किया गया है। तो इस केस में हमें कुछ चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं एज पर द सेक्शन 8.4 जो भी आईटीएफ की रिक्वायरमेंट दी है 16949 की। इससे जो ऊपर वाला क्लॉज था 8.4.12 जो सप्लायर सिलेक्शन का था उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर हमें इस तरह का कंडीशन कस्टमर के ने दिया है तो डायरेक्ट बाई का। साथ ही साथ अगर कस्टमर ने मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई चीज़ मेंशन नहीं की है तब तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर उसने अपने एग्रीमेंट में ये कहा है कि आपको उसका सिलेक्शन का जो असेसमेंट है वो करना है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में और आपके ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें ये चीज़ मेंशन है तब तो आपको ये सप्लायर सर्विस एग्रीमेंट जो है या फिर जो उसका असेसमेंट है वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे हमने प्रीवियस क्लॉज में
जो सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस था उसके थ्रू हम वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसके सिलेक्शन प्रोसेस को। तो ये कंडीशनल है, अगर आपको कस्टमर बोल रहा है थ्रू एग्रीमेंट तब आपको करनी है, अगर नहीं बोल रहा है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा 8.4.1 जिसमें हमने जनरल क्राइटेरिया की बात करी, कंट्रोल से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है कंट्रोल्स के अंदर, जो हमारा ऑनगोइंग क्लॉज चल रहा है, टाइप्स एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। इसमें पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ISO 9001 2015 की है। ये सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है। इसमें जो मैंने कीवर्ड लिए हैं वो है प्रोसेस, क्राइटेरिया एंड एक्शन। सेकंड इसमें सब क्लॉज है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल के अंदर, स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसमें कीवर्ड्स हैं डेस्टिनेशन कंट्री, स्पेशल कंट्रोल्स। नेक्स्ट सब क्लॉज है सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट, DII, ISO 9001, AQMS authorization, customer requirement sequence, second party audit, third party audit, MAQ, MSR। इनको मैं भी अब आपको ब्रीफ करूंगा। इनका फुल फॉर्म ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सप्लायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, assessment methodology, self assessment evidence। फिर है नेक्स्ट सब क्लॉज सप्लायर मॉनिटरिंग प्रोसेस, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कंफर्मिटी, डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई, कस्टमर नोटिफिकेशन, रिकॉल। उसके साथ ही साथ सेकंड पार्टी ऑडिट के रिस्पेक्ट में कीवर्ड्स हैं प्रोसेस, नीड, टाइप, फ्रीक्वेंसी, स्कोप, एविडेंस, सप्लायर डेवलपमेंट, डिटरमाइन, PTET, इनपुट्स, मॉनिटरिंग, फाइंडिंग, सर्टिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस। सो जैसे कि अभी तक हमने बात करी इन सारी चीज़ों को ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कैसे कंट्रोल करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी चीज़ें हम प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हैं उनको, और ये हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बाद जो कि हमें फोकस करना होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, क्योंकि सारी वर्क जो रिलेटेड है हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, हमारे बिजनेस स्कोप के रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें हम इन हाउस नहीं कर सकते हैं। तो उसको कैसे गवर्न करना है, कैसे मॉनिटर और मेजर करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इन डेप्थ मैनर में समझेंगे। और उससे रिलेटेड मैंने जो कीवर्ड्स बताए हैं और उनके आगे हम चलते हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है ये जो टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल है, इसमें पहली रिक्वायरमेंट ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको एज इट इज़ वहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, लेना है और यहाँ पे अप्लाई करना है, एस्टेब्लिश करना है ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में इसके अलावा एज अ सब क्लॉज कुछ चीज़ें दी हुई हैं। उसमें पहला है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप आउटसोर्स प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला आइडेंटिफिकेशन, क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं इन हाउस और जिसके लिए हमें डिपेंडेंट होना है किसी वेंडर के ऊपर, किसी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी के ऊपर। और इस आइडेंटिफिकेशन के साथ आउटसोर्स प्रोसेस की किस तरह से उस प्रोसेस को हम कंट्रोल करेंगे, उसकी डेप्थ क्या होगी, एक्सटेंट क्या होगी, क्या टाइप्स होंगे और कैसे हम फर्दर वेरीफाई करेंगे उसकी कन्फर्मिटी को। जो भी प्रोडक्ट वो बना के दे रहा है वेंडर प्रोसेस
हम उससे आउटसोर्स करवा रहे हैं या सर्विस वो हमें दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो हमारा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है टाइप एंड एक्सटेंड को लेके, कंट्रोल को लेके, विथ रिस्पेक्ट टू आउटसोर्स प्रोसेस, उसमें हमें ये सारी चीज़ें रखनी हैं, सारी की क्राइटेरिया बनानी है, और जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होंगी, उनके रिस्पेक्ट में उसको देखना है। हमारी इंटरनल कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैट्रिक्स डेवलप करनी है। इसमें क्राइटेरिया होने चाहिए, एक्शन होने चाहिए, जिससे कोई रिस्क जनरेट होता है, कोई कंफर्मिटी हमें आइडेंटिफाई होती है किसी भी स्टेज में, प्री इस्टेब्लिश मैनर में, पोस्ट इस्टेब्लिश मैनर में। तो उसको कैसे हम एस्केलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एक्शन लेके। इसके साथ ही जो परफॉर्मेंस है सप्लायर की, उसके रिस्पेक्ट में हमें असेसमेंट करना है, रिस्क उसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये सारी चीज़ें हमें मतलब हमारे जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये चीज़ है। सेकंड जो बात है इसमें स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात है। ये स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या आती हैं जब हम टाइप एंड एक्सटेंड की बात करते हैं कंट्रोल को लेके। तो जो रिक्वायरमेंट की बात करी, इंटरनल रिक्वायरमेंट की अभी तक हमने बात करी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बात करी, तो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। साथ ही साथ कोई स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। और जो हमारा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, आउटसोर्स प्रोसेस हैं, वेंडर्स हैं, उनको उसमें ये चीज़ों को ऐड करना है। उससे रिलेटेड हमारे पास कंट्रोल एंड एक्शंस होने चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल कंट्रोल की बात आती है कि कुछ स्पेशल कंट्रोल्स कस्टमर हमारे ऊपर अ, हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, एग्रीमेंट में पॉइंट्स डालता है, टर्म्स डालता है। उस कंडीशंस में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती हैं कि वहाँ उस पर्टिकुलर स्टेज पे, पॉइंट पे प्रोसेस की जो हमने आउटसोर्स की है उसको कैसे गवर्न करना है, कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है। तो वो सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर आउटसोर्स प्रोसेस। और जो भी स्पेशल कंट्रोल्स हैं उसको वहाँ पे हमें इस्टेब्लिश करना है, कम्युनिकेट करना है, अवेयरनेस देनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और ये जो स्पेशल कंट्रोल है इसमें क्राइटेरिया हो सकती है कि आप इंटरनल ऑडिट करो, सेकंड पार्टी ऑडिट करो, थर्ड पार्टी ऑडिट करो। तो जिस हिसाब से मतलब आपके कस्टमर के साथ जो आपके एग्रीड टर्म्स हैं डिफाइंड, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर एक्शन लेना होता है इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, कन्फर्मिटी को इंश्योर करने के लिए। और किसी तरह का रिस्क है प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, तो उसको एस्केलेट होने से बचाने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है सप्लायर एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करता है कि जो सप्लायर है वो एटलीस्ट ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेशन है 9001 का ऑथराइज होना चाहिए कस्टमर के द्वारा। जो भी आपका खुद का कस्टमर है वो भी ऑथराइज करे आपके सप्लायर को 9001 के लिए। ठीक है। और जो डेवलपमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्रूवमेंट है 9001 के रिस्पेक्ट में, ये सारी चीज़ें आपके सप्लायर के जो भी उसका स्कोप है उसमें होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की बात आती है कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो सप्लायर है वो IATF 16949 के लिए सर्टिफाई हो,
जो उसका ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो चीज़। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड कहता है कि ये एक सीक्वेंस की बात करता है कि किस तरह से इस रिक्वायरमेंट को हम मीट करेंगे। इस क्लॉज की जो सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट है उस चीज़ को हमें कैसे मैच करनी है सीक्वेंस वाइज। तो उसमें जो पहली चीज़ है कि जो ISO 9001 का कंप्लायंस हमें चेक करना है उस थ्रू सेकंड पार्टी ऑडिट मैंने आपको बताया था, जिसमें आप अपने सप्लायर की ऑडिट करोगे या फिर आपका कस्टमर के बिहाफ से भी कोई ऑडिटर आ सकता है ऑडिट करने के लिए। तो उसके थ्रू हमें वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है कंप्लायंस को ISO 9001 का आपके सप्लायर एंड पे। कंप्लायंस के बाद हम सर्टिफिकेशन की बात करेंगे कि उसका जो सप्लायर है उसका एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए बेस्ड और थर्ड पार्टी ऑडिट 9001 के रिस्पेक्ट में। और ये कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है थर्ड पार्टी ऑडिट की या फिर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की, अनलेस आपके कस्टमर या फिर आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आप ऑडिट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए बोलते हो। और अगर इन केस सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट आप अप्लाई करते हो अपने सप्लायर के ऊपर या फिर कस्टमर के थ्रू अप्लाई करते हो, तो उसमें ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड कहता है कि वो जो सर्टिफिकेशन बॉडी हो आईएफ से एक्रेडिटेड हो। आईएफ आप जानते होगे इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, उसके थ्रू एक एक्रेडिटेड बॉडी से ही आप सर्टिफिकेशन जो सप्लायर है उसको लेना है। ये हमें IATF 16949 की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जो एक्रेडिटेशन हो उसमें ये स्कोप हो जो वो सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा है ऑटोमोटिव कंपनी के, जो भी उसका स्कोप ऑफ वर्क है उसके एक्रेडिटेशन में फॉल होने चाहिए। और जो एक्रेडिटेशन हो का स्कोप जैसे नेस कोड हम लोग बोलते हैं ISO 17021 के अकॉर्डिंग एक्रेडिटेशन होते हैं IF के। तो उसके नेस कोड में ये स्कोप होना चाहिए जिसके लिए सर्टिफिकेशन वो दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना है आपको अगर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने सप्लायर के ऊपर। तो ये बात हो गई पहले कंप्लायंस की, फिर ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की बात हो गई, उसकी डिटेल्स हो गई। इसके बाद बात आती है कि सर्टिफाई जब हमारा 9001 के लिए होता है कंप्लायंसेस हम चेक कर लेते हैं। तो इसके साथ ही कुछ कस्टमर की ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती है 9001 के अलावा, तो उनको भी हमें इम्प्लीमेंट करानी है, कंप्लायंसेस चेक करने हैं, सर्टिफिकेशन करना है थ्रू सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट। और इनको बोलते हैं MAQ MSR मिनिमम ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर सब टियर सप्लायर। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है ये जो MAQ MSR है थ्रू सेकंड पार्टी ऑडिट, तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा कि हम एक सप्लायर को की जो कॉम्पिटेंसी है क्रेडिबिलिटी है वो इन्हेंस कर रहे हैं थ्रू डेवलपमेंट। पहले हमने 9001 की बात करी, उसमें पहले हमने सेकंड पार्टी की बात करी, फिर हमने सर्टिफिकेशन की बात करी थर्ड पार्टी ऑडिट के साथ साथ, फिर हमने MAQ MSR की बात करी और MAQ MSR को हमने फिर सेकंड पार्टी ऑडिट से वेरीफाई किया। अब नेक्स्ट जो आता है जो सर्टिफिकेशन है 9001 का और कंप्लायंसेस है ITF का 16949, वो हमें सेकंड पार्टी ऑडिट के थ्रू वेरीफाई करना है। और जो उसके नेक्स्ट आता है वो है सर्टिफिकेशन IATF 16949 का थ्रू अ थर्ड पार्टी ऑडिट या फिर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी, जो भी IATF से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन बॉडी है उसके थ्रू। तो ये सीक्वेंस है जो सप्लाई डेवलपमेंट में हमें फॉलो करनी है। आ, आपको समझ में आएगा हमें सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। धीरे धीरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें इन्हेंस हो रही है। पहले हम एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं,
कंप्लायंसेस की बात करते हैं, फिर सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, फिर मिनिमम ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, फिर मिनिमम जो ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसकी सेकंड पार्टी ऑडिट की बात करते हैं, और फिर हम फाइनल उसको IAT ऑफ 16949 थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, इसको फॉलो करना है आपको। डिफरेंट सप्लायर्स पे डिफरेंट आपके स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और बेस्ड ओवर सप्लायर की कॉम्पिटेंसी, रिसोर्सेज एंड criticality with respect to प्रोडक्ट एंड द रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डेवलपमेंट प्लान, ये सीक्वेंस प्लान फॉलो करना है। इसी डेवलपमेंट के अंदर एक अनदर सब क्लॉज है, इसमें बात होती है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। ये एक सब क्लॉज है सप्लायर की डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में ही। तो जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर का यूज़ होना है आपके प्रोडक्ट के अंदर, और उसके लिए आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से या फिर किसी कंपनी से आप जो सॉफ्टवेयर है वो आउटसोर्स कर रहे हो, तो उसमें ध्यान रखना है कि जो इस तरह की कंपनी हो, सप्लायर हो, उसके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका, और मेंटेनेंस होना चाहिए। और जो असेसमेंट मेथडोलॉजी है उसको यूटिलाइज करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसको फर्दर हमें आपको वेरीफाई करना है। उनके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, जिससे आप कन्फर्मिटी को इंश्योर कर सको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है, तो जो भी सप्लायर है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर का, प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर का, उसके पास एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसीजर होगा। उसके थ्रू वो असेसमेंट मेथडोलॉजी को फॉलो करके सेल्फ असेसमेंट करेगा सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, और जो रिस्क किसी तरह का आ सकता है या फिर पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को असेस करेगा, और उसके बाद कंफर्म करेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सही है, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके सप्लायर के पास होने चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे कैसे चीज़ों को करना है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में, उसके सप्लायर के रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट सब क्लॉज है, जो हमने सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट की बात की, वहाँ है सप्लायर मॉनिटरिंग, ये 8.2.4 क्लॉज है। अब हम मॉनिटरिंग सप्लायर की कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बात है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने सप्लायर की मॉनिटरिंग करो। उसमें क्या क्राइटेरिया होंगे उसके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के, जिससे हम फर्दर कन्फर्मिटी को इंश्योर कर सकें। जो भी हमें प्रोडक्ट्स एक्सटर्नल प्रोवाइडर से मिल रहे हैं, प्रोसेस हमने आउटसोर्स किए हैं, सर्विसेज हम ले रहे हैं, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको इंश्योर कर सकें इन सब चीज़ों को मिलाकर। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड में यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर रहा है कि जब सप्लाई की हम मॉनिटरिंग करेंगे तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होंगे जिसको हमें मॉनिटर करना है। तो उसमें पहली चीज़ है जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, प्रोसेस है, उनकी कन्फर्मिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है परफॉर्मेंस इंडिकेटर का। सेकंड जो है डिस्ट्रप्शंस की बात हो रही है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाए, प्रोसेस डिलीवर किया, सर्विसेज दी, उसका डिस्ट्रप्शन कैसा है। जब भी रिसीव कर रहे हैं प्लांट पे, कहीं पे उसको होल्ड करना पड़ रहा है, किसी वजह से उसके शिपमेंट को रोकना पड़ रहा है,
उसको हमें कंसीडर करना है एज अ इंडिकेटर परफॉर्मेंस से रिलेटेड। साथ ही साथ डिलीवरी के रिस्पेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इसको एज अ इंडिकेटर यूज करना है, मॉनिटर करना है। साथ ही साथ प्रीमियम फ्रेट की बात होती है कि जो भी हमारे फ्रेट है उससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, किसी तरह का अकरेंस है, उसको हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर ऐड करना है। इसके साथ ही साथ कोई स्पेशल कंडीशंस भी हो सकती है कस्टमर के द्वारा, जैसे कि कस्टमर नोटिफिकेशन की बात आती है कि अगर इन केस आप कस्टमर के साथ कुछ एग्रीमेंट है सप्लायर को लेके, जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड, कि अगर हमें कोई परफॉर्मेंस में किसी तरह का भी क्वालिटी या डिलीवरी इशू दिखता है तो हमें कस्टमर को नोटिफाई करना है, इसको हमें एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऐड करना है मॉनिटरिंग की। साथ ही साथ कोई रिकॉल है, रिटर्न है, वारंटी इशू है, फील्ड एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको हमें कम्युनिकेट करना है, नोटिफाई करना है कस्टमर को, और इसको भी हमें एज अ डेटा परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू मॉनिटर करना है। तो ये बेसिक्स हैं सप्लायर मॉनिटरिंग की, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। अब सप्लायर मॉनिटरिंग का जो पहला सब क्लॉज है वो है सेकेंड पार्टी ऑडिट। तो अभी तक हमने सेकेंड पार्टी ऑडिट की बात करी, जो कि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके था, और मिनिमम ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी सेकेंड पार्टी ऑडिट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि IATF की जो 16949 थी या फिर 9001 थी, वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स जो है वहाँ पे थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट है, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं अपने सप्लायर को थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए, वो किसी भी स्टैंडर्ड के लिए हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली इस क्लॉज में सेकंड पार्टी ऑडिट की बात होती है सप्लायर मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास, हमारी कंपनी के पास एक सेकंड पार्टी ऑडिट का एक प्रोसीजर होना चाहिए, जिसके जिसके थ्रू हम सप्लायर के का जो मैनेजमेंट है उसको एसेस कर सकें। सप्लायर मैनेजमेंट का अप्रोच हमें उसमें फॉलो करना है, और इसमें जो हमारा फोकस रहेगा सेकंड पार्टी ऑडिट का, उसके लिए स्टैंडर्ड हमें कुछ बताता है। उसमें पहला है रिस्क असेसमेंट हमें देखना है, वो ओवरऑल होगा एज अ कंपनी ऑफ द सप्लायर, वो प्रोडक्ट बना रहा हो, प्रोसेस एक्सिक्यूट कर रहा हो, सर्विसेज दे रहा हो, तो उन सारी चीज़ों का हमें रिस्क असेसमेंट करना है थ्रू सेकंड पार्टी ऑडिट। साथ ही साथ जो सप्लायर की मॉनिटरिंग है वो भी हमें करनी है, QMS डेवलपमेंट है उसको भी देखना है, प्रोडक्ट की ऑडिट करनी है, प्रोसेस की ऑडिट करनी है। ये सारी चीज़ें हमें सेकंड पार्टी ऑडिट के थ्रू डिलीवर करनी है, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो रिस्क एनालिसिस हम कर रहे हैं सेकंड पार्टी ऑडिट के थ्रू, जिसमें हम प्रोडक्ट सेफ्टी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, सप्लायर का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का लेवल क्या है, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्राइटेरिया होने चाहिए, जिसके थ्रू हम जो स्कोप है सेकंड पार्टी ऑडिट का वो डिसाइड कर लें। ठीक है, और हम फाइंडिंग्स उसमें से निकालें हैं, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, एक्सेप्टेंस लेवल है सप्लायर का, उसको क्रॉस वेरीफाई कर पाएँ, और फर्दर इनपुट्स को हम अपने मैनेजमेंट में या फिर कस्टमर को जैसी भी रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है उसको फर्दर कम्युनिकेट और नोटिफाई कर सकें। और जो सेकंड पार्टी ऑडिट होगी, इसके रिकॉर्ड्स आपको रिटेन करके रखने हैं, जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी सेकंड पार्टी ऑडिट की। और रिटेंशन जो होगा रिकॉर्ड्स का, वो जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था अभी सपोर्ट क्लॉज में, वही सेम पीरियड हमें फॉलो करना है रिटेंशन के लिए। और इसके साथ ही एक एक और चीज़ के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि
जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सप्लायर का सेकंड पार्टी ऑडिट के थ्रू एसेस करेंगे, तो उसमें हमें जो अप्रोच रखनी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच है उससे। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है सेकंड पार्टी ऑडिट के रिस्पेक्ट में। और जो इसमें हमें एक नोट में इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर रेफरेंस मिलता है IATF ऑडिटर गाइड का और ISO 19011 का, जो पर्टिकुलरली ऑडिट कैसे करनी है उसके रिस्पेक्ट में है, तो उसका रेफरेंस हमें लेना है। ये सारे पॉइंट्स हैं सेकंड पार्टी ऑडिट के रिस्पेक्ट में जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, सप्लाई मॉनिटरिंग की यहाँ बात हो गई। अब सप्लायर डेवलपमेंट की बात है। नेक्स्ट हम सप्लायर डेवलपमेंट कैसे करेंगे उसकी बात है। ये 8.4.2.5 है। ये मेजर नेक्स्ट सब क्लॉज है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल के अंदर। तो इसमें सबसे पहले डिटरमाइन करने की बात स्टैंडर्ड कहता है कि आपको डिटरमाइन करना है कि जो लेवल निकल के आया है सेकंड पार्टी ऑडिट के थ्रू, मॉनिटरिंग के थ्रू, जो भी हमारा स्टेटस निकल के आया है उसको हमें यूटिलाइज करना है सप्लायर डेवलपमेंट में, जो भी हमारा एक्टिव सप्लायर है उसके लिए। और उसमें हमें डिटरमाइन करने के थ्रू प्रायोरिटी, टाइप, एक्सटेंट एंड टाइमिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है सप्लायर डेवलपमेंट और उसके रिस्पेक्ट में कि किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेना है डेवलपमेंट में, किस टाइप का डेवलपमेंट करना है, क्या उसका एक्सटेंट होगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या शेड्यूल्स होंगे उस डेवलपमेंट के। इन सारी चीज़ों को हमें डिटरमाइन करना है सप्लायर डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और डिटरमाइन करने में जो चीज़ें हमने अभी तक मॉनिटरिंग में बात करी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड हमें कुछ पॉइंट्स बताता है कि डिटरमाइन इनपुट्स क्या होंगे। तो उसमें पहला है जो मॉनिटरिंग की है, जो परफॉर्मेंस इश्यूज आए हैं मॉनिटरिंग के थ्रू, उसको एज ए इनपुट लेना है फर्दर डिटरमाइन करने के लिए डेवलपमेंट में हमें क्या करना है। जो सेकंड पार्टी ऑडिट की फाइंडिंग्स आई हैं उनको एज ए इनपुट यूज़ करना है सप्लायर डेवलपमेंट में। सर्टिफिकेशन स्टेटस जो है उसका थर्ड पार्टी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसे हमें एज एन इनपुट यूज़ करना है सप्लायर डेवलपमेंट के लिए। और जो नेक्स्ट लास्ट है वो है रिस्क एनालिसिस। वो जो कंबाइंड मैनर में आपके सप्लायर ने किया है, आपने उसके रिस्क एनालिसिस को असेस किया है, उससे जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं उसको एज ए इनपुट यूज़ करना है सप्लायर डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो हमारा कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का है, क्योंकि सप्लायर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेयर है आपके सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में। इसीलिए इंटरेस्टेड पार्टीज की बात होती है। अगर आप 9001 के रिस्पेक्ट में जाओगे, 9000 के रिस्पेक्ट में जाओगे, तो इस तरह से हमें ये अप्रोच रखना है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का। किसी तरह का कोई अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, तभी हम सप्लायर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी सप्लायर डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बात होती है नेक्स्ट सब क्लॉज है जो मेजर अपना कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर, वो है इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, ISO 9001 2015। सप्लीमेंटल इसमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पास डाउन, पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इन चीज़ों को मैं ब्रीफ करता हूँ। तो ये नेक्स्ट मेजर सब क्लॉज है जो हमारा एक्सटेंड एंड कंट्रोल की बात थी क्लॉज के अंदर। तो इसमें पहला जो रिक्वायरमेंट हमें मिलता है वो ISO 9000 2015 का रिक्वायरमेंट्स हमें एज इट इज़
8.4.3 का यहाँ पे अप्लाई करना है, यूज करना है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑटोमोटिव के। इसके साथ ही साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की बात आती है कि सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट क्या होंगी और क्या इंफॉर्मेशन हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर से चाहिए या फिर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो भी अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जो उस पर्टिकुलर सप्लायर के ऊपर अप्लाई होती हैं, प्रोडक्ट से लेके वो चाहे कस्टमर के थ्रू हो आई हो, आपको स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू आई हो, वो सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आपको पास डाउन करनी है। पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर है आपके सप्लाई चेन में, उस तक वो आपको रिक्वायरमेंट वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसेस की, वो सारी चीज़ें आपके सप्लायर को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के थ्रू ये चीज़ें हमें स्टैंडर्ड बताता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, एविडेंस में रखना है, जिससे कि आप फर्दर जस्टिफाई कर सको अपने सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ कि आपने जो रिक्वायरमेंट थी इन डिटेल मैनर वो हमने शेयर की हुई है अपने पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तक सप्लाई चेन के। ठीक है, तो ये है हमारे ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे है। ये ऑपरेशन के अंदर नेक्स्ट मेजर सब क्लॉज है 8.5। यहाँ पे बात होगी प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की। इसके अंदर सब क्लॉज है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पहला है ISO 9000 2015 कंट्रोल प्लान डेवलपमेंट इन complete supply chain, family control plans, pre-launch, pre-launch or production measurement and conformity data, include manufacturing process verification, first of, last of, validation, special characteristics, customer required information, reaction plan, review and update, non-conforming non-conforming shipping, change affecting product, customer complaint, set frequency, customer approval। यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन पे जाने से पहले, उसको ब्रीफ करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने ऑपरेशन के सारे क्लॉज ट्रेनिंग के थ्रू डिस्कस किए 8.1 से 8.4 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे करना क्योंकि ये ऑपरेशन के दो पार्ट्स में है, जिसमें ये शुरू के 4 क्लॉज जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो एक पार्ट है और सेकंड पार्ट हमारा सर्विस और प्रोडक्ट प्रोविजन से रिलेटेड है और वहाँ से शुरू होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या डिस्कस किया ऑपरेशन क्लॉज में। तो ऑपरेशन क्लॉज में जो हमारा पहला क्लॉज था वो था ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर हमने सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट डिस्कस की, कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्कस की। फिर उसके बाद हमारा 8.2 क्लॉज आया जिसमें रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात की। इसके अंदर कस्टमर कम्युनिकेशन की बात आई, उसके साथ ही साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की बात की हमने। सेकंड सब क्लॉज में इसमें डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात की, साथ ही साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट की बात की। इसके साथ ही फिर हमने रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात की। इसमें हमने जो चीज़ें देखी वो थी सप्लीमेंटल, कस्टमर डेजिग्नेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी की बात करी, ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट की बात करी। साथ ही साथ जो लास्ट क्लॉज था इसका उसमें हमने चेंज टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात की।
इस तरह से हमारा 8.2 क्लॉज कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमने थर्ड क्लॉज में हम गए ऑपरेशन के, जिसमें हमारा थर्ड क्लॉज था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात थी। उसमें पहला सब क्लॉज था जनरल, उसके साथ सप्लीमेंटल था। सेकंड सब क्लॉज था उसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। इसके अंदर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स थी, प्रोडक्ट डिज़ाइन स्किल्स की बात थी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस करी। फिर उसके बाद हम थर्ड क्लॉज में गए 8.3 के, वो थी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। इसके अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस करी। फिर 8.3 के हम फोर्थ सब क्लॉज के अंदर गए, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की वहाँ पे बात करी, जिसमें कि मॉनिटरिंग, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन, प्रोटोटाइप प्रोग्राम, प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आई। फिर इसके बाद ही हम फिफ्थ सब क्लॉज के अंदर गए 8.3 के, जिसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट की बात की हमने। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड की वो थी सप्लीमेंटल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंज, और उसके साथ ही साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंज की। तो ये सारी हमने बात करी 8.3 में। उसके बाद हमारा फोर्थ सब क्लॉज आया ऑपरेशन के अंदर, एथ क्लॉज के अंदर, वो था कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अंदर पहला सब क्लॉज था जनरल, जिसके अंदर हमने ISO 9001 की रिक्वायरमेंट डिस्कस करी, सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट डिस्कस करी, सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस किया, कस्टमर डायरेक्टेड रिसोर्सेज की बात की, कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेज की बात की। उसके बाद 8.4 में नेक्स्ट सब क्लॉज आया टाइप्स एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर हमने सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करी, स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करी। नेक्स्ट हमने इसके अंदर सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलपमेंट का सब क्लॉज डिस्कस किया। इसके अंदर हमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस करी, सप्लायर मॉनिटरिंग की बात की, सेकेंड पार्टी ऑडिट की बात करी। इसके बाद ही टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल के अंदर हमने सप्लायर डेवलपमेंट की भी साथ साथ बात की, रिक्वायरमेंट को समझा। और जो लास्ट सब क्लॉज था 8.4 में, जो कंट्रोल की बात करता है सप्लायर के ऊपर, उसमें था इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर। उसको हमने अच्छे तरीके से इन डेप्थ समझा, रिक्वायरमेंट शेयर किया, डिस्कस किया। साथ ही साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन की है 9001 के अलावा, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। तो यहाँ तक हमारा ऑपरेशन का फर्स्ट पॉइंट पार्ट जो है 8.4 तक कंप्लीट हुआ। 8.1 से लेके तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग के थ्रू। जो भी डिटेल्स हैं, पीपीटी है, उसके जो कीवर्ड्स हैं उसके थ्रू आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, समझिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में ऑपरेशन के जो 8.5 से कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, उस उसमें समझेंगे रिक्वायरमेंट्स जो बची हुई हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रोविजन से रिलेटेड। फिर रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात बची हुई है, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट सेकंड पार्ट में हम ऑपरेशन की जो ट्रेनिंग होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। गुड डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में ट्रेनिंग के। थैंक यू वेरी मच।